आपकी पहली बार तेलगी से फेस टू फेस मुलाकात कहाँ हुई? 1990 में के करीब में उसने एक डांस बार है मुंबई में टोपास करके। हुँ। उसमें एक रात में 84 लाख रुपीस उसने एक रात में उड़ाए। डांस बार में एक लड़की पे उड़ा रहा है, तो ही माइट बी अ वुमेनाइज़र, अ बिग वुमेनाइज़र। हम्म, तो वो सारा बिल्कुल वो तो एक मर्डरर भी था। भारत में जब भी स्कैम्स का यदि इतिहास लिखा जाएगा ना, टॉप 5 के जो स्कैम होंगे उसमें तेलगी स्कैम का नाम हमेशा के तौर पे आएगा। उन्होंने एक ऑफिशियली एक लेटर जो लिखा था उसमें ये तक लिखा था एज होम मिनिस्टर कि इसके संबंध दाऊद और आईएसआई से भी है। बड़े-बड़े पॉलिटिशियंस आप पे निगाहें रखे हुए थे, आपको धमकियाँ आ रही थी। कि अगर इस तरह से सवाल पूछोगे तो चप्पल उतार के मारूंगा। अब जब स्टेट का सेकंड मोस्ट पावरफुल आदमी आपको ये लाइन सामने बोलता तो कितना बड़ा था। मुझे अंडरवर्ल्ड से भी धमकी आई थी जिसकी मैंने पुलिस में कंप्लेंट वगैरह भी की थी। माँ अपनी बेटी को मारने जाने के पहले शाम को 6 बजे मारना है, करीब 3 बजे जाके एक ब्यूटी पार्लर में जाके अपना मेकअप वगैरह करवा के टचअप वगैरह करवा कर लेती है। एक जॉइंट कमिश्नर ने आपके रिपोर्टर को धमकी दी और आप जॉइंट कमिश्नर के खिलाफ कंप्लेंट करने पहुंच गए। 26-11 हमले हुए थे। आपके बगल में एक बम मिला था या जिंदा बम पड़ा हुआ था? एक मुंबई में ट्विन ब्लास्ट हुए थे, जवेरी बाजार में और गेटवे ऑफ इंडिया पर। तो अगले दिन मैंने ढूंढा तो मुझे सोर्स से पता चला था कि इसके पीछे गुजरात मुस्लिम डिफेंस फोर्स का हाथ है। एक बच्चा जस्ट बिकॉज उसके पापा एक बहुत बड़े स्टार है, उसकी और जेल में कुछ घंटे बिताना बहुत मुश्किल है, और उस लड़के ने इतने दिन बिताए जस्ट बिकॉज उसके फादर इज अ सुपरस्टार। क्रिमिनल इन यूनिफॉर्म, टेल मी अबाउट दिस। देश के सबसे अमीर आदमी के घर के बाहर एक अपना गाड़ी मिलती है, स्कॉर्पियो मिलती है, जिसमें एक्सप्लोजिव लदा है, और जांच उसी आदमी को दी जाती है जिसने एक्सप्लोजिव किया था, जो पुलिस की एक सीआईयू यूनिट का हेड था। जर्नलिज्म, स्पेशली जर्नलिज्म ड्यूरिंग सुशांत सिंह राजपूत केस। इस केस को जरूरत से ज्यादा फैलाया गया। इट वॉज अ सिंपल सुसाइड केस। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन कॉन्वर्सेशन विद ईशान। आज के इस इंफॉर्मेटिव सेशन में हमारे साथ है संजय सर। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, संजय सर के इंट्रोडक्शन के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। इतनी बड़ी शख्सियत है, इतना कुछ कर चुके हैं। इस पूरे पॉडकास्ट के दौरान आप जब सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि वाकई में ईशान के पास इनके लिए क्यों नहीं है वर्ड्स। संजय सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर शो। हमारी फैमिली से बात करने के लिए, उनको इतनी सारी इंफॉर्मेशन देने के लिए थैंक यू सो मच सर। सर, आप जर्नलिस्ट हैं। सबसे पहला सवाल पूछना चाहूंगा सर, व्हाट इज जर्नलिज्म? सी एनीथिंग अंडर द सन आप जिसको डिस्क्राइब करते हो, सही तरीके से करते हो, सही पर्सपेक्टिव के साथ करते हो, वो जर्नलिज्म है। जहाँ पर आप जिसकी आवाज़ नहीं उठ रहे हो उसकी आवाज़ को लोगों तक पहुँचा रहे हो। जो चीज़ छुपाई दी गई है, जो चीज़ दबा गई दी गई है, वो लोगों के पास पहुँचा रहे हो, वो जर्नलिज्म है। इन्फॉर्म आप कर रहे हो, एडुकेट कर रहे हो और साथ में आखिर में एंटरटेन कर रहे हो, वो जर्नलिज्म है। मैं आपको बता दूं कि जब हम इस आज 2024 में बात कर रहे हैं, तो इस दौर का जो जर्नलिज्म चल रहा है पिछले 8-10 साल से, वो एक अलग तरह का जर्नलिज्म है। तो लोगों को मौजूदा वक्त के जर्नलिज्म से जर्नलिज्म ओरिजिनल क्या था उसको जज नहीं करना चाहिए। आप बता सकते हैं दोनों का डिफरेंस? दोनों का डिफरेंस, जैसे आज के तारीख में जो जर्नलिज्म है वो जर्नलिज्म कम और एक पीआर इवेंट टाइप ज्यादा होता है। जर्नलिज्म के लिए जर्नलिस्ट के एक न्यूट्रल ग्राउंड चाहिए होता है। आज के तारीख में जो जर्नलिज्म है वो आइदर बंदा एक तरफ है और या दूसरी तरफ है, बीच का जो न्यूट्रल ग्राउंड जो था वो खत्म हो चुका है। आप एक पार्टी के तरफ वाले हैं या उसके अपोज वाले हैं। आज उस दौर का जर्नलिज्म चल रहा है, जबकि पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। जर्नलिज्म का बेसिक मतलब होता है एंटी एस्टैब्लिशमेंट होना, सत्ता के खिलाफ संघर्ष करना। सत्ता के आप पीआरओ नहीं बन सकते हो, सरकार के किसी भी पार्टी की सरकार हो, आप पीआरओ नहीं बन सकते। उसके लिए गवर्नमेंट का एक पीआर डिपार्टमेंट होता है जो सैकड़ों करोड़ों रुपया खर्च करता है ये बताने के लिए हमने क्या क्या काम किया है। जर्नलिस्ट का मतलब ये होता है कि वो ये बताए कि भाई सच्चाई उसमें कितनी है और क्या काम होना चाहिए था जो नहीं हो पाया। ये जर्नलिज्म की आत्मा होती है, जो मेरे ख्याल से पिछले 8-10 साल के अंदर गायब हो चुकी है। और मैं गायब हो चुकी हूँ, मैं बात कर रहा हूँ मेन स्ट्रीम मीडिया की, जो खासकर टेलीविजन न्यूज चैनल्स वगैरह का है, जो अब भी। लेकिन एक इसमें अच्छी बात यह है कि एक उम्मीद की किरण दिखती है, खासकर सोशल मीडिया।
डिजिटल मीडिया पर वो अभी आज भी जिंदा दिखाई देता है, चाहे पॉडकास्टिंग की हम बात करें या यूट्यूबर्स की बात करें, तो वहाँ पे लगता है कि असल में कुछ जर्नलिज्म हो रहा है। जबकि मेन स्ट्रीम मीडिया पिछले 10 साल में अपनी साख पूरी तरह से खो चुकी है। जो साख बनाने में शायद उसको 100 साल से 150 साल से जो जर्नलिज्म चल रहा था, वो पिछले 10 साल में धराशायी हो चुका है। तो मुझे उम्मीद जो दिखाई देती है वो आप सोशल मीडिया वाले जो लोग हैं या यूट्यूबर्स वगैरह उसी से ज़्यादा दिखाई देती है। थैंक यू सर। आपका ये कहना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। एंड सर, जब जर्नलिज्म की बात हो रही है तो तेलगी जो बुक आपने लिखी या तेलगी का जिस समय आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, आई डोंट थिंक सो कि वो इतना इजी रहा होगा। और उस समय जिस समय आप ये कर रहे थे, उस समय ना गूगल हुआ करता था, तब ना आपके पास ऐसे रिसोर्सेज हुआ करते थे। थोड़ा सा अगर आप बताइए वो कैसे था, कैसे आपने स्टार्ट किया और कैसे वो क्लिक पॉइंट मिला कि क्योंकि ऑल स्टैम्प वाज रियल। देखिए 2003 की बात है जब मैंने ये स्कैम को एक्सपोज किया था। और तब बात ये थी, जैसे आपने कहा बिल्कुल, कि गूगल नहीं था, इंटरनेट की स्पीड नहीं हुआ करती थी, 2G भी नहीं आया था तब तक, तो ये हाल वगैरह था। और उसके पीछे कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है कि मुझे एक दिन एक बहुत मेरे सोर्स ने बुला के एक इम्पोर्टेंट रिपोर्ट दी। और वो रिपोर्ट जो थी उसको मैं 1 हफ्ते 10 दिन तक बैग में लेके घूमता रहा, क्योंकि मेरे पास उसी दौर में कुछ ऑडियो टेप्स आए थे, जिसमें अभिनेता संजय दत्त और उनके 2-3 साथी एक अंडरवर्ल्ड डॉन से फ़ोन पे बात कर रहे थे। तो वो मैं ऑडियो टेप मुझे मिले थे, तो वो मुझे छोटा शकील, that was- छोटा शकील के साथ बात कर रहे थे, 4 लोग मिलके। तो जब मुझे वो ऑडियो टेप्स मिले तो मुझे लगा कि ऑब्वियसली वो ज़्यादा सेंसेशनल थे, आई कैचिंग ज़्यादा थे। तो उसमें 35 ऑडियो टेप थे, मैंने एक-एक को सुना था और उसके बाद में जो रेलेवेंट पॉइंट था वो निकाला। उसके सॉरी, चक्कर में बट उस समय आप कहाँ काम कर रहे थे सर? तब मैं एनडीटीवी में काम NDTV, करता था। हाँ, मैं please आगे continue। एनडीटीवी का ब्यूरो चीफ था वहाँ पे, हाँ। एनडीटीवी इंडिया का। हाँ। तो चूँकि वो ज़्यादा सेंसेशनल मटेरियल था मेरे पास में, तो मैं उस पे काम कर रहा था और 1 हफ्ते 10 दिन तक वो रिपोर्ट मेरे बैग में पड़ी रही और मैंने देखा ही नहीं। ओके। और उसके बाद में जब वो काम पूरा होता गया था, तो एक दोस्त के यहाँ पे एक पुलिस वाला भी, एक कॉमन फ्रेंड था, वो आया था। उनकी आदत होती कि बैग में झाँकना। उसने झाँक कर उसने सबसे पहले रिपोर्ट देखी। फिर उसने बोला, अरे तेरे बैग में तुम इतने दिन से बॉम्ब लेके घूम रहा है, सो कब फोड़ेगा? फिर मुझे समझा, फिर मैंने पढ़ना शुरू किया। और सबसे पहला ये था कि पता नहीं था इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए कि स्टैम्प्स क्या होते हैं, स्टैम्प पेपर क्या होते हैं, इनके काम कहाँ होते हैं, कहाँ छपते हैं। जैसे गूगल का दौर था नहीं। फिर वो मैंने पूरा पढ़ा। उसके बाद रिसर्च के लिए आई वेंट टू नासिक। नासिक में इंडिया सिक्योरिटी प्रेस है, जहाँ पे तमाम इसकी छपाई वगैरह होती थी, यहाँ से तमाम अपना ऑपरेट करता था। ये जो आप रिसर्च कर रहे थे, जैसे आप नासिक गए, नासिक में आप रुके, तो ये कंपनी यूज्ड टू बेयर ऑल द एक्सपेंसेस? बिल्कुल बिल्कुल, कंपनी कर रही थी। कंपनी एक्सपेंस कर रही थी। देन आई वेंट टू नासिक। हाँ। नासिक से फिर मैं पुणे गया, जहाँ एक तेलगी का मामला था। फिर वहाँ पे तेलगी का घर है जो कर्नाटक में है, वहाँ गया था। फिर मुंबई आया। फाइनली तब जाके मुझे समझ में आया कि ये स्कैम है क्या। और फिर मुझे पता चला कि छोटे-छोटे स्कैम टाइप थे, बहुत सारे चल रहे थे। लेकिन जब हमने कंपाइल किया तब मालूम पड़ा कि जो स्कैम था, इसका वर्थ अराउंड 40,000 करोड़। 40,000 करोड़ मैं 2003 की आपको बता रहा हूँ। आज रेट ऑफ इन्फ्लेशन से आप कैलकुलेट करेंगे तो बहुत ज़्यादा निकलेगा। तब था। फिर उसके बाद मैंने उसको एक्चुअली में एक्सपोज किया था। और आई स्टिल रिमेंबर द डेट, 14 अप्रैल 2003 एनडीटीवी का खुद का चैनल लॉन्च हुआ था। ये उसकी सबसे पहली स्टोरी थी। उसके बाद लगातार उसके ऊपर रिसर्च करते गए, स्टोरीज पे स्टोरीज करते गए। मेरी रिपोर्ट को बेस बना के अन्ना हजारे जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने हाई कोर्ट में पीआईएल भी फाइल की। सीबीआई ने मेरी रिपोर्ट को एविडेंस के तौर पे यूज़ किया। इस मामले में तकरीबन 12 पुलिस वाले अरेस्ट हुए थे, जिसमें मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, डीसीपी, ये रैंक के ऑफिसर थे। 2 एमएलए तक अरेस्ट हुए थे। तो और महाराष्ट्र के जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर थे, उनको रिजाइन करना पड़ा। तो अपने दौर का ये सबसे बड़ा के तौर पे एक्चुअली में स्कैम था। और समझने में काफ़ी टाइम गया, लेकिन वंस इट स्टार्टेड देन उसके पीछे एक के पीछे एक एक्सपोज करते गए और पूरा मामला खुलता गया। तो ये सर जब आप कर रहे थे तो बिकॉज आई वॉज नॉट देयर ऑन द फील्ड, जस्ट वांट टू नो, उस समय भी तो पॉलिटिकल लोगों का इन्फ्लुएंस होता ही होगा मीडिया में। हाँ, उस वक्त भी पॉलिटिकल लोगों का इन्फ्लुएंस होता था। हर दौर में रहा है, इस दौर में भी है, उस दौर में भी है। बट सवाल ये होता है कि आटे में नमक जितना होता है या नमक में आटे के जितना होता है। क्या बात कही। और उस दौर में जर्नलिस्ट भी थे, वो भी लोगों को सपोर्ट करते थे। ऑर्गेनाइजेशन थी मीडिया की, वो भी अपने रिपोर्टर, जो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर्स को सपोर्ट वगैरह करते थे। वो उस दौर में होता था, जो आज के दौर में मिसिंग नहीं है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि 2024 के जर्नलिज्म के चश्मे से आप 2003 के जर्नलिज्म के
को मत देखिए। उस दौर में जर्नलिज्म होता था, इस दौर में क्या होता है आजकल किसी से छुपा नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, तो सर आपकी पहली बार तेलगी से फेस टू फेस मुलाकात कहाँ हुई और हाउ वाज ही? तेलगी से मेरी मुलाकात 2 बार हुई, मेरे किताब में भी उसका ज़िक्र किया हुआ है। 2 बार मुलाकात हुई थी, अदालत के परिसर में हुई थी, एक कॉमन सोर्स के थ्रू हुई थी। और मुझे ऐसा लगा कि मैं 2 अलग-अलग लोगों से मिला 2 अलग-अलग मुलाकात में। पहली मुलाकात में ये था कि एकदम चालाक, चतुर, सैडिस्ट, मतलब उसको लग रहा था वो एन्जॉय कर रहा था एंटायर जो उसके आस-पास में चीज़ें हो रही थी। उसके वजह से पुलिस वाले अरेस्ट हो रहे हैं, नेता अरेस्ट हो रहे हैं और सब जगह नाम-वाम था। वो तो ऑलरेडी अरेस्टेड था, बट ही वाज़ एन्जॉयिंग, सैडिस्टिक प्लेज़र उसको था। और बातचीत से लेके हर एक में ऐसा था कि बहुत चालाक और तरीके का था। सेकंड उसके बाद में कुछ डेवलपमेंट्स वगैरह बहुत सारे हुए। जब मेरी सेकंड मुलाकात हुई तो लगा कंप्लीटली एक डिफरेंट आदमी, जो मतलब थक चुका है, जिसने सरेंडर कर दिया है, बोलने में धीरे-धीरे बात कर रहा था और लग रहा था कि भाई मेरी लाइफ है आज के जेल में ही कटेगी। जब मैं मिला तो ऐसे 2 अलग-अलग तरीके के लोगों को मिला। बहुत ही शार्प दिमाग का वो आदमी था, क्योंकि उसने जो स्टैम्प स्कैम किया था, उसने तेलगी ने कभी फर्जी स्टैम्प्स नहीं बेचे। अच्छा। तेलगी ने जो ओरिजिनल मशीन्स थी, लोगों को वहाँ पे सरकारी विभाग में पैसे खिला के वो मशीन को कबाड़ में खरीद लिए। अब डिसमेंटल करने के बजाय उसी पर उसने छापा। ओरिजिनल ब्लॉक्स थे, पेपर भी उसने ओरिजिनल वेंडर से ही लिए, तो हर चीज सही थी। सिर्फ उसका था कि जो पैसा था वो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द गवर्नमेंट वो तेलगी के पास आता था। अब पैसे का आपको इतना बता दो कि वॉल्यूम ऐसा था कि 1990 में के करीब में उसने एक डांस बार है मुंबई में, टोपास करके, उसमें एक रात में 84 लाख रुपीस उसने एक रात में उड़ाया। 84 लाख रुपीस 1990 में बहुत बड़ी। अंधेरी में आप बंगला खरीद सकते थे ओशिवरा में। ये उसका वैल्यू था, तो उसके पास पैसा था। जैसे कि स्टैम्प पेपर इज नथिंग मोर देन एक तरह से करेंसी ही होती है, और वो करेंसी छाप रहा था, उस पर ज्यादा लोग की नजर नहीं थी, तो उसके लिए तो पैसा था कि पैसे छापने की तरह उसका सारा काम चल रहा था, और वो पैसे उड़ा रहे थे। और इस तरह के जो स्कैम होते हैं उसमें समझिए कि अनटिल लोकल पुलिस, लोकल पॉलिटिशियन और लोकल अंडरवर्ल्ड, अगर ये 3 चीजें इन्वॉल्व नहीं हो तो इस तरह का कोई भी स्कैम कभी भी नहीं पनप सकता। इनफैक्ट तब LK अडवाणी इंडिया के होम मिनिस्टर थे, उन्होंने एक ऑफिशियली एक लेटर जो लिखा था उसमें ये तक लिखा था एज होम मिनिस्टर कि इसके संबंध दाऊद और ISI से भी है। ये हमारा इंडिया का होम मिनिस्टर और आपकी रिसर्च क्या कहती थी? बिल्कुल उसके तो तमाम जगह से, मतलब महाराष्ट्र उसका और कर्नाटक सबसे बड़ा वो था, बट भारत के 16-17 स्टेट्स के अंदर उसके तमाम जगह पे फैले हुए थे। और इतना वेल ऑर्गेनाइज मशीन था कि उसने उस जमाने में एक टूल किट बनाई थी। तब वो टूल किट वर्ड एग्जिस्ट नहीं होता था, जो ये तो पिछले 5-10 साल में है, बट उसने बनाई थी। और उसमें 2 वर्टिकल रखे थे, एक जो उसका प्रोडक्शन देखता था, प्रिंटिंग वगैरह, दूसरा उसकी मार्केटिंग वगैरह देखता था। जो मार्केटिंग करने में उसने रखे थे लोगों को, उसमें सब BA, BCom, MCom, MBA के जैसे लोग थे, 200 के करीब। और वो जाते थे बैंक्स को, लॉ फर्म्स को, अलग अलग जगह पे कॉर्पोरेट्स को जाके स्टैम्प पेपर बेचते थे। और उनको तक नहीं मालूम था, पढ़े लिखे लोगों की फौज को, कि ये लगातार एक फर्जी स्टैम्प, मतलब तेलगी का स्टैम्प है, वो बेच रहे हैं। तो उनको ये नहीं पता था, दाएं हाथ को पता नहीं था कि बायां हाथ क्या कर रहा। और दूसरी तरफ उसकी पूरी प्रोडक्शन यूनिट चलती थी, और प्रोडक्शन यूनिट वालों को पता नहीं थी कि बेचता कौन है, और जो बेच रहे थे आगे उनको नहीं पता था कि प्रोडक्शन कौन कर रहा है। उस लेवल पे उसने पूरा एक वेल ऑयल मशीन की तरह किया था। उसका पूरा सिस्टम ऑटो पायलट मोड पर आ गया था। अल्टीमेटली फिर वो जाके उसने एक बार में पैसे उड़ाए थे वो, और उसके बाद जब रिपोर्ट मेरे पास आई थी तो जैसे हमने एक्सपोज किया, उसके बाद पूरा उसका जो डाउनफॉल था वो शुरू। तो ये जो आप रिसर्च करे थे उसके बाद ये टोपाज या बार वाला नहीं, कांड टोपाज हुआ था? बार वाली जो चीज हुई थी वो 1990 के करीब हुई थी। हाँ। और ये वाला जो चीज एक्सपोज हुआ था 2003 के अंदर। तो इट टुक अ लॉन्ग टाइम। अब स्कैम का वॉल्यूम समझिए ना कि कितना बड़ा था, कितने सारे स्टेट्स में फैला हुआ था। लोगों को लगता था कि 3 लाख का वाला है या 5 लाख वाला, और ये भी इतना स्मार्ट बंदा था। कई जगह पे इसको जब पकड़ा गया, लोग कई छोटे इलाके की पुलिस ने, तो लोगों को लगता था कि फर्जी स्टैम्प छापता 3 लाख वगैरह रुपए का है, तो उससे पैसे वैसे भी ले लेते। तो वो उसमें भी बार्गेन करता था कि बोलो सर ठीक है 2 लाख ले लो, 30,000 रुपये ले लो, और वो वैसे घूस दे के छूट जाया करता था। और उसमें इतना स्मार्ट था कि अपने आप को इतना डाउन टू अर्थ और लो प्रोफाइल बताता था कि बाद में जाते वक्त उनसे किराया भी मांगता था कि साहब वो कर्नाटक जाना है, 3,000 रुपये दे दो ना, जाने का गाड़ी का भाड़ा। ऐसे करके उसने इतने ज्यादा पैसा वाला होके उसने तमाम चीज को मतलब एकदम लो प्रोफाइल लेवल पे रखा था कि लोगों को पता नहीं चले।
और चूंकि इतने बड़े बड़े नेता से लेके पॉलिटिशियन और पुलिस की और अंडरवर्ल्ड की मिली भगत थी कि इसको नेचुरल टाइम लग जाता है बाहर आने में। संजय सर, आज 2024 में बैठ करके हम और आप ये बात कर रहे हैं, और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं तो उसका 1% भी सोच भी नहीं सकता जो 2003 में आपने झेला होगा। वो कहानी जाननी है, क्योंकि मुझे एज पर माय सोर्सेज मुझे भी पता चला कि आपके फोन रिकॉर्ड्स, आपके फोन टैप हो रहे थे, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस आप पे निगाहें रखे हुए थे, आपको धमकियां आ रही थी, आपको प्रोटेक्शन दी गई थी, और आप उन्हीं फोन रिकॉर्ड्स जो कॉल रिकॉर्ड हो रहे थे, आप उन्हीं पुलिस वालों को सुनाते भी थे। नहीं, बहुत सारे देखिए इंसिडेंट हुए हैं उसमें, कुछ अच्छे हुए हैं, कुछ बहुत मजाकिया चीज भी इस दौरान में हुई है, कुछ धमकी देने वाले हुई थी, इनफैक्ट लिखने के दौरान भी हुई थी। आप डरे थे? In short. देखिए, डरा था, डरता हर कोई है, मैं आपको बताता हूँ। आप डरने के बावजूद आप कैसे बाउंस बैक होते हो, खड़े होते हो कैसे। जैसे एक इंसिडेंट में बताऊं कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और होम मिनिस्टर थे छगन भुजबल, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और वहां पे मैंने सवाल पूछा, और सवाल में तमाम मीडिया कैमरों के बीच में मेरे सवाल के जवाब में उनके सारे सपोर्टर वगैरह थे, और उन्होंने सब पूछा, बोला था कि अगर इस तरह से सवाल पूछोगे तो चप्पल उतार के मारूंगा। अब जब स्टेट का सेकंड मोस्ट पावरफुल आदमी आपको ये लाइन सामने बोलता तो कितना बड़ा होता है। मुझे अंडरवर्ल्ड से भी धमकी आई थी, जिसकी मैंने पुलिस में कंप्लेंट वगैरह भी की थी, और देन पुलिस ऑफर्ड मी द प्रोटेक्शन ऑल्सो, विच एक्चुअली मैंने रिफ्यूज कर दिया, क्योंकि मेरे लिए सुसाइडल था कि मैं जिनके खिलाफ रिपोर्टिंग कर रहा हूँ और उनसे ही मैं प्रोटेक्शन लूँ, और तो उनको आराम से पता चल जाए कि मेरे सोर्सेस कौन है, मैं कहाँ से मिलता हूँ, अपनी खबरें कहाँ से निकाल के लाता हूँ। क्योंकि एक कोई भी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है, उसके लिए सबसे बड़ी चीज होती है अपने सोर्स को प्रोटेक्ट करना। सोर्सेस को हम अपने बॉसेस तक को नहीं बताते हैं, तो बाकी तो ये दूर का बात है, तो मैंने नहीं लिया था। तो अंडरवर्ल्ड से भी धमकी, अंडरवर्ल्ड से किसका आया था? अंडरवर्ल्ड से जब मैंने फोन एक आया था, और जिसमें तो काफी गाली वगैरह दी वगैरह, अपने को बोला कि भाई यहाँ से बोल रहा हूँ, भाई लोग की तरफ से बात कर काफी था, तो उसका मैंने उस जमाने में, मतलब दैट वाज दाऊद गैंग और राजन गैंग? नहीं, उसने खाली गाली गलौज ही की थी, गाली गलौज वगैरह खाली की थी, उसके ज्यादा मतलब कुछ हुआ नहीं था। तो तब मैंने उसका पुलिस में कंप्लेंट भी किया था। बहुत सारे प्रलोभन भी आए उस जमाने। मैं उस जमाने में एक खटारा सी मेरी मोटरसाइकिल था, उसमें चलता था, तो मुझे ऑफर आया था उस जमाने होंडा सिटी देने का, एक हीरोइन का भी ऑफर आया था, एक्ट्रेस का। नहीं सर, वो हीरोइन का बताइए, क्या हीरोइन का क्या ऑफर आया था? नहीं, मुझे एक बार फोन करने वाला भी बड़ा पुलिस वाला ही था, तो उसने मुझे ऐसे बताया कि फला फला ये है हीरोइन है, बड़ी नामी थी उस जमाने में। बोलता लेकिन देखो क्या हो गया, कहाँ से दुनिया पहुंच गई, क्या हो गया, 1-1 लाख का 2-2 लाख रुपया लेती है। तो मैं बोला लेती होगी, लैंडलाइन पे बात हो रहा है। तो बोलता है लेकिन अपना पहचान वाले का किसी का है तो 65,000 में भी हो जाएगा। तो मैं बोला कर ले भाई तू। नहीं, बोला तुझे एक्चुअली में इंटरेस्ट वगैरह हो तो बताना। तो मैंने बोला नहीं, मेरा फिलहाल तो कोई इंटरेस्ट वगैरह है नहीं, और प्लस मुझे पता था कि ये जो लोग हैं जिनके खिलाफ ही आदमी चीजें कर रहा है। तो वो था, एक बार किसी ने, तो मैं वर्ली नाके पे खड़ा था अपनी बाइक पे, गाड़ी आई और वो आदमी बाद में जाके मंत्री बना, जिसने अपनी गाड़ी में से बैठ के ऑफर दिया, बोला कि ऐसा ऐसा कब तक बाइक पे चलोगे, अब गाड़ी में ले लो। तो मैंने बोला छोड़ो ना, मेरी औकात यही है। बोला नहीं नहीं आपका होगा, हो जाएगा, तब अरेंजमेंट वगैरह हो जाएगा, आप बोलो ना एक बार। तो मैं बोला नहीं मेरा ठीक है, मैं अपना बाइक पे ठीक हूँ। इस तरह के बहुत सारे ऑफर आए थे, अलग अलग तरह की चीजें आई, थ्रेटनिंग वाली चीजें हुई, मजाकिया चीज बहुत सारी हुई, किताब लिखने के दौरान बहुत सारी मजाकिया चीज, अलग टाइप का एक्सपीरियंस। तो वेरी डिफिकल्ट का डिफरेंट टाइप ऑफ पूरा एक्सपीरियंस इसमें था। सर ये तो आपकी बात हुई, बट आपके पीछे एक परिवार है, उस परिवार का क्या था? देखिए मैं बहुत मॉडर्न बैकग्राउंड से आता हूँ। उस जमाने में हम लोग रहते थे, एक 1 रूम किचन का घर था 200 स्क्वायर फीट का। ये वो होता है पुराने मुंबई की बिल्डिंग जिसमें टॉयलेट और बाथरूम बाहर होते हैं, टॉयलेट के लिए आपको बाहर जाना पड़ता है। ये उससे मैं आता था। परिवार को भी काफी टेंशन था और तमाम चीजें थी, बट मेरे साथ एक था कि मैं घर पे बहुत ज्यादा चीजें शेयर नहीं करता था। तो उन लोगों को रात को जब टेलीविजन पे न्यूज आती थी ना, तब पता चलता था। इनफैक्ट जब मुझे थ्रेट आई, तब मैं अंदर से थ्रेट आई थी, मैं घर पे था, मैंने रात को फोन पे सुना, उसने फोन पे बस गाली वाली दी, मैंने घर पे बताया नहीं। और अगले दिन मैंने गया पुलिस में कंप्लेंट्स की, लॉन्च किया। उसके अगले दिन जब अखबार में छपा, तब मेरे घर वालों को पता चला कि, बट वो पता चल रहा था तो, क्योंकि घर वाले हमेशा आपको मना कर, जो कोई भी परिवार जैसा होता है वो लोग करते, उनका तो हमेशा रहता है
तुम ही क्यों कर रहे हो, बाकी पत्रकार भी है, वो लोग क्यों नहीं करते हैं, तब आपने ही ठेका लिया हुआ है, इसका सोचो, घर के वालों का सोचो, वगैरह वगैरह। वो एक रेगुलर टेप रहता है जो चलते रहता है, और वो किसी का भी परिवार हो, मतलब कोई छोटा पत्रकार हो या कोई बहुत बड़ा पत्रकार हो, वो टेप सब जगह चलता है। बट देखिए, किसी ना किसी को एक चीज सामने लाना था। हर पत्रकार के लाइफ में ना एक बड़ी स्टोरी आती है। मेरे लाइफ में भी तेलगी स्कैम जो था, इतना बड़ा स्टोरी था जो आएगा। तेलगी स्कैम का मैं आपको बताऊं कि भारत में जब भी स्कैम्स का इतिहास लिखा जाएगा ना, टॉप 5 के जो स्कैम होंगे उसमें तेलगी स्कैम का नाम हमेशा के तौर पे आएगा। जब आपके लाइफ में जर्नलिस्ट के तौर पे आपके नाम पे इतनी बड़ी स्टोरी आपको जब मिलती है, जब समुद्र में आपके नाम पे लहरें आ रही है, और अगर आप उस वक्त उस अपॉर्चुनिटी को, उस खबर को आप ब्रेक नहीं करते, तो फिर लाइफ टाइम आप एक टिपिकल क्या कहते हैं, क्लर्क वाली नौकरी की तरह निभाते रहोगे, फिर आप पत्रकार कहने का आपको हक नहीं होता है। और मतलब पार्ट एंड पार्सल होता है, जो थ्रेट आती है या बाकी जो प्रेशर होता है, फैमिली का चीजें होता है, फाइनेंशियल इशू है, ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ द जॉब होता है। पत्रकारिता में आने के पहले हमको पता होता था, ये तो और भी बहुत सारे ऑप्शन है जॉब करने के, तो और सारे ऑप्शन थे, तो ये चीजें पता होती थी और उसको साथ में लेकर आते थे। तो बहुत बार ऐसा फोन भी वगैरह अंडरवर्ल्ड का आता था वगैरह, तो बहुत बार नॉर्मल तौर पे ही बात वगैरह करते थे, और उनका भी ये था कि मैंने उनसे दुश्मनी छोड़ी है, वाई समबडी विल हार्म मी। और उस दौर में तो फिलहाल नहीं करते थे, अघोषित कुछ नियम होते थे। अच्छा, हाँ, वो क्या नियम थे सर? जनरली देखिए, आप उनके खिलाफ लिखोगे तब भी वो आपको बोलेंगे नहीं। उस दौर में था, बोला हाँ ठीक है, आप जर्नलिस्ट हो, आपका काम लिखना है, वेदर पुलिस वाला हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे अंडरवर्ल्ड का, वो नहीं लिखे आप। हाँ, उनके परिवार वालों के बारे में जब लिखते हैं, समवेयर लाइक यू ट्राई टू हिट समवन बिलो द बेल्ट, करेक्ट। वहां पे कोई भी मतलब इनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, कहीं भी किसी को खराब लगता है, मतलब आप उसके ड्राइंग रूम तक जाइए, आप उसके बेडरूम में मत जाइए। बिल्कुल। और पत्रकारिता में भी माना जाता है कि हमें उसके पर्सनल लाइफ से कोई लेना देना नहीं, वो जो सार्वजनिक जीवन है उसमें वो क्या काम कर रहा है, मुझे उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। तो उस तरह की चीजें होती थी। और इस दौरान में बहुत सारी हल्की फुल्की मजाकिया चीजें भी बहुत सारी हुई। जब तेलगी स्कैम का इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, तो बहुत सारे लोगों को बुलाया जाता था जहाँ पे एसआईटी का ऑफिस था, और उसमें से सारे लोग जो जाते थे उसमें से आधे लोग गिरफ्तार हो जाते थे, तो लोगों को पता नहीं चलता था। तो एक बार एक पुलिस वाले को बुलाया गया, तो अंदर गया, तो मैंने बाहर से रिपोर्टिंग कर रहा था, तो खबर वगैरह की अंदर गया। अब उसके घर वाले वहाँ परेशान, थोड़ा देर में उसकी पूछताछ पूरी हो गई वर्ली में, वो निकला और गया तो थोड़ी चला गया। हमने बोला तो हम लोग वेट कर रहे थे, भी चला गया। थोड़ी देर के बाद 10 मिनट बाद वापस आया, तो मुझे बोलता है यार मेरा वाइफ से बात करना। बोला क्या हुआ? अरे बोलता मैं उसको बोल रहा हूँ कि मैं निकल गया, घर आ रहा हूँ, उसको भरोसा नहीं हो रहा, बोलती टीवी पे देख रही है, बोल रहा आपका पूछताछ चल रहा है। तो बोला मैं सिद्धिविनायक से वापस यू टर्न लेके आया, कि मेरा बात पे यकीन नहीं कर रही है, तो तू उसको खाली इतना बोल दे कि भाई ये जो चीज है वो मैं बाहर आ गया हूँ और अभी घर पे ही जा रहा हूँ। उसने फोन दिया तो मैंने बोला। तो उस जमाने में पुलिस वालों को लेके, पुलिस वालों में इतना आतंक था कि कब अंदर कौन जाएगा और कौन जाएगा नहीं पता। एक मिनिस्टर के साथ भी हुआ था, वो किसी और मामले के मंत्री थे, बाद में आगे नाम इसलिए नहीं बता रहा कि अभी जीवित नहीं है, आगे जाके वो झारखंड के राज्यपाल भी बने थे, गवर्नर बने। तो वो कैबिनेट मंत्री थे। और वर्ली में जहाँ पर ऑफिस था एसआईटी का, जहाँ पूछताछ हो रही थी, उसके ठीक बगल में एक ग्राउंड भी था जहाँ पे कुछ फंक्शन होते थे शादी वादी के। तो मैं खड़ा था, तो सडनली एक मिनिस्टर आया, उसने देखा इतना ये लगा हुआ है, क्या कहते हैं अपना कैमरा का तामझाम, उसको लगा है शादी की जगह होगी। उसने सीधे गाड़ी एसआईटी की उसमें कही। अच्छा, मेरे सामने गाड़ी रुकी, तो मैं सोच रहा हूँ यार इस आदमी का तो अभी तक कोई कनेक्शन ही नहीं निकला था, नाम नहीं निकला था, ये कौन सा नया एंगल आया। तो मैं जाके उनको मिला, बात किया कैसे हैं। और उसमें हम लोग क्या करते कि सिग्नल होता है, कैमरामैन को भी नहीं पता था कि जब तक मैं बात कर रहा हूँ, इतने में तमाम 10-12 कैमरा लेके उसके पास दूर से, और उसको मैं पूछ रहा हूँ आप इधर आए हो? बोलता हाँ इधर आया हूँ। मतलब आपको बुलाया है? तो बोलता, उसने बोला हाँ बुलाया है। बोला आपका कनेक्शन है इससे? बोलता हमारा तो बहुत पुराना कनेक्शन है। बहुत पुराना कनेक्शन है। तो मैं सोच रहा हूँ, इसके बाद में फिर मुझे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। तो मैं बोला कहाँ जाना था? बोला शादी है ना। बोला नहीं, बाजू के ग्राउंड पर है। उसके बाद उसने अपना जो पीए था, जिसने गलत टर्न ले लिया था, उसको सस्पेंड कर दिया। हाँ, और क्या उसकी ऐसी ही बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती थी। तो अब तो नाम बता सकते हैं। हाँ, अब तो नाम नहीं, वो जीवित नहीं रहे। अच्छा, इतना बताना होता है, कैबिनेट मंत्री थे, आगे जाके झारखंड के राज्यपाल रहे। तो वो थे। एक बार वहां पे एक समोसा वाला था जो डेली है ना समोसा बेचता था, तो वो आके पहले पूछता था आगे एक दिन पहले, साहब कल किसका होने वाला है वगैरह वगैरह।
तो जब उसको लगता था कि अगले दिन कोई एक्शन होने वाला है ना, तो उस दिन अगले दिन वो समोसा लेकर आता है। वर्ली बहुत पॉश इलाका है, हाँ। तो छोटे-मोटे होटल नहीं है, तो सर पे उठा के जो लाते हैं ना, हाँ। तो उसको लगता था अभी इतने सारे पत्रकार हैं अंदर, इतने सारे पुलिस वाले हैं, उनको खाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो डेली आके ट्रैक करता था कि अगले दिन क्या होने वाला है, उसके हिसाब से नंबर ऑफ समोसा वो ज़्यादा बनाता था। और उसको लगता था कि अगले दिन कुछ नहीं होगा, तो वो कम समोसे बना के लाता आप था। देखिए जर्नलिज्म के ये भी एक पहलू होता है, हुँ। कितने लोगों के घर चल पाते हैं। और किताब लिखने के दौरान भी बहुत वाक़ये हुए थे। क्या? जैसे मैंने बताया मॉडर्न बैकग्राउंड से, तो मैंने सारी किताब जो लिखी थी, जिसके ऊपर वेब सीरीज़ बनी है स्कैम 2003, तो ये 2003 में किताब लिखा, तो मेरे पास लैपटॉप वगैरह भी नहीं था, कंप्यूटर वगैरह नहीं था, तो उस ज़माने में साइबर कैफ़े हुआ करते थे। तो मैं एक साइबर कैफ़े में जाता था, डेली 2 घंटा बैठ के लिखता था। मैं साइबर कैफ़े बड़े और शेडी जगह था। मतलब मैं अकेला था जो बैठ के टाइप करके लिख रहा था। यहाँ देख रहा हूँ एक बंदा पॉर्न देख रहा है, वहाँ देख रहा हूँ एक बंदा कुछ और अपना शुरू कर रहा है, और मैं ऐसे टाइप करता बाहर देखता था, अच्छा ये बंदा क्या देख रहा है? फिर मेरा टाइपिंग शुरू है, वाह! वो क्या देख रहा है? वो ऐसे ही लिखते-लिखते पूरी की पूरी जो किताब थी, वो पूरी हुई तेलगी वाली, और उसके बाद एक किताब अगले 14-15 साल तक डब्बे में पड़ी रही। उस अच्छा। ज़माने में प्रमोशन और उसका लॉन्च हो गई थी, बट हाँ। प्रमोशन वगैरह का चीज़ें नहीं हाँ। था। तो सडनली 2019 में जब मैं ज़ी न्यूज़ में काम कर रहा था, तो सोनी वाले आए ढूँढते-ढूँढते, और मैं किसी स्टोरी के लिए मंत्रालय गया हुआ था। तो मेरे जूनियर ने फ़ोन किया, जो ऑफ़िस में था, उसने बोला, "सर, वो सोनी वाले आए हुए हैं मिलने के लिए।" तो मैंने बोला, "यार, मैं मिल के क्या करूँगा? एंटरटेनमेंट रिपोर्टर से मिला दे, हर चीज़ के लिए तुम ब्यूरो चीफ से क्यों मिलाते हो?" करेक्ट। तो वो बोलता है, "नहीं सर, उनको आपसे ही मिलना है।" मैंने बोला, "यार, फिर बोलने का टाइम लेकर आया करो। ऐसे कहाँ से आ जाते हो यार? आदमी काम वाम पे जाता है ना।" तो उसने बोला, "ठीक है।" फिर वैसे वापस फ़ोन आया, बोला, "सर, वो लोग रुकेंगे, जभी भी आप आओ।" तो मैं बोला, "ठीक है, बोल 2 घंटा रुकने के लिए।" फिर मैं ऑफ़िस पहुँचा, तो उन्होंने आके बताया कि ऐसा-ऐसा चीज़ें हैं, तो हम ओटीटी से आए हैं। मेरा मेरा पहला क्वेश्चन था, 2019 अक्टूबर की बता रहा हूँ, कि ये ओटीटी क्या होता है? उनको भी समझा नहीं क्या जवाब दें, तो बोला, "सर, आप नेटफ्लिक्स देखते हो क्या?" बोला, "हाँ, नेटफ्लिक्स मैं देखता हूँ।" हाँ, उस समय सर वो ओटीटी है, वैसा हमारा भी एक ओटीटी है, और आपकी बुक है, उसके ऊपर हम सीरीज़ बनाते थे। अब ये बात हो रही है ज़ी के ऑफ़िस में, जो सोनी का राइवल, सही बात है। सही बात है। बिकॉज़ ज़ी और सोनी राइवल है, ज़ी का अपना ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म, सोनी का अपना ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म, और वो ज़ी के ऑफ़िस में आए, मुझसे बात कर रहे हैं कि भाई ऐसा-ऐसा आपके राइट्स वग़ैरह लेने। फिर उन्होंने बताया कि इस तरह का हमारा फ्रैंचाइज़ी बना रहे हैं। अभी पहले हर्षद मेहता वाला आएगा, उसके बाद तेलगी का, देन उन्होंने पूरे राइट्स वग़ैरह थे, वो लिए। तो किताब 14-15 साल डब्बे में पड़ी रही, फिर उसकी सडनली किस्मत खुलनी थी, तो खुली, और उसके बाद में जो स्कैम 2003 सीरीज़ आई, जो आपने देखी है। बिल्कुल, आपने देखी वो सीरीज? जी, बिल्कुल देखी मैंने। ऑनेस्ट रिव्यू। देखिए, 2 चीज़ समझिए, किताब एक अलग मीडियम है, वेब सीरीज़ एक अलग मीडियम है। एक टेक्स्ट का मीडियम है, एक ऑडियो विजुअल का मीडियम है। एक जगह पे किताब जो है, इट्स जर्नी ऑफ अ जर्नलिस्ट थ्रू द स्कैम, वो किताब है। वेब सीरीज़ के अंदर है कि इट्स अ स्टोरी एंड ह्यूमनाइजेशन ऑफ दैट पर्सन, तेलगी, जो स्कैमस्टर है उसका। लेकिन जो आधार थे, जो फैक्ट थे, जो इन्फॉर्मेशन थे, वो ली गई। किताब इज़ मच मोर इन्फॉर्मेटिव, और वो आपको चीज़ें बताती है। आप जब वेब सीरीज़ बनाओगे, तो आपको एंटरटेनमेंट के लिए क्रिएट करना, तो आप बहुत सारी आपको क्रिएटिव लिबर्टी लेना पड़ता है। तो 2 मीडियम अलग-अलग है, तो उन दोनों के कंपेयर होना बहुत मुश्किल है। किताब अच्छी है, वेब सीरीज़ बहुत एंटरटेनिंग थी। करेक्ट। तो ये दोनों एक्चुअली 2 मीडियम अलग है, तो आपको कंपेयर करना बड़ा मुश्किल होगा। बिल्कुल, क्योंकि सर अगर ये वेब सीरीज की भी बात करूं, तो जिस मैंने भी देखी, तो मैंने जिस हिसाब से एनालाइज किया कि इट वाज अराउंड तेलगी मोर rather than the facts. एंड तेलगी का जो कैरेक्टराइजेशन उसमें दिखाया गया है, वो थोड़ा सा मेरी समझ के परे था। किस तरह से? मुझे ऐसा लगा कि इट्स मोर ऑफ, उसको पॉजिटिव लाइट में दिखाते दिखाते एक डल कर दिया, बट उसका एक डार्क साइड भी हुआ होगा। लाइक इफ अगर एक इंसान 85 lakhs, यू आर सेइंग कि वो उस जमाने में डांस बार में एक लड़की पे उड़ा रहा है, तो ही माइट बी अ वुमेनाइजर, अ बिग वुमेनाइजर। तो वो सारा, बिल्कुल, वो तो एक मर्डरर भी था। हाँ, उसने एक मर्डर भी किया था, किसी की जान ली थी, उसको सजा भी मिली थी। उसने कुछ फिल्में भी बनाई थी, अगर आपको पता है कि नहीं। उसने बॉलीवुड के अंदर फिल्में भी बनाई थी, 2 फिल्में बनाई, जिसमें वो फ्लॉप रहा। तेलगी जिसने सारी दुनिया को चूना लगाया ना, उसको इस बॉलीवुड ने चूना लगाया था।
वो आया, जैसे यहाँ पे वो शिवरा इलाके में होता है कि हर दूसरे कैफे में हर हाँ, तीसरे टेबल पे एक फिल्म बनती है, हाँ, किसी की भी फिल्म शोले से छोटी नहीं होती है। तो वैसा उसको एक बंदा मिला था जिसका नाम था मिकी बिहारी। हम्म, तो उसने बताया इसको हीरोइंस वगैरह का शौक वौक था ही, हम्म, तो उसने 2 फिल्में बनाई, दोनों फिल्में फ्लॉप हुई, भयंकर। तब उसको मालूम पड़ा कि भई मेरा ये काम नहीं है। फिर उसने डिस्ट्रीब्यूशन में गया और डिस्ट्रीब्यूशन में उसने बहुत फेमस फ़िल्म थी, जिस देश में गंगा रहता है, गोविंदा, सोनाली बेंद्रे, महेश मांजरेकर करेक्ट, डायरेक्टर। उसका साउथ में डिस्ट्रीब्यूशन भी किया। उसको उसमें भी बहुत सारा लॉस हुआ और उसका एक था कि मुझे एक सिनेमा हॉल बनाना है जो मेरा अकेला, तो अपने गाँव में उसने सिनेमा हॉल बनाने का भी प्लान वगैरह कर लिया था। अब जब बॉलीवुड में लेकिन उसको अच्छा खासा लॉस हुआ। उस ज़माने में उसके टोटल 11 करोड़ रुपए उस ज़माने में 2003 में उसने इन्वेस्ट किए हुए थे और उसके अंदर उसको लॉस हुआ था तेलगी को उस चीज़ में। फिर उसके बाद उसे लगा कि अब मेरा यहाँ पे कुछ काम चलेगा नहीं, यहाँ पे सब लोग मुझे घुमाते रहेंगे। फिर उसने वो डांस बार वो सब का रुख किया। डांस बार में उसकी चीज़ें क्या थी, उस ज़माने में डांस बार में क्या होता था, डुप्लीकेट माधुरी दीक्षित, करेक्ट, डुप्लीकेट जूही चावला, डुप्लीकेट मीनाक्षी हम्म, शेषाद्री, ऐसे-वैसे होता था। तो वहाँ पे उसमें ये होता है कि उस तरह के कपड़े पहन लो, उस तरह के लटके-झटके कर लो, हेयर स्टाइल आप कर लो और उसके बाद आदमी 2-4 पैक डाउन होगा तो उसको उसमें नज़र आने ही लगती है। ये पूरी ह्यूमन साइकोलॉजी होती है। तो वो वैसे करता था और वहाँ पे जा जाके उसके डुप्लीकेट माधुरी दीक्षित जो थी एक्ट्रेस थी, वो उसको पसंद आ गई थी। उसके अंदर उसने 84 लाख रुपीस एक रात में किया। वो उसकी सबसे बड़ी गलती थी। जब पुलिस को मालूम पड़ा कि इतना बड़ा बकरा है जो एक रात में 84 है, सडनली एक हफ्ते में उसके खिलाफ मुंबई के 6 अलग-अलग पुलिस स्टेशन में मामले दर्ज हो गए। हाँ, उनको पता इतना बड़ा मुर्गा फंसा है तो 6 मामले दर्ज हो गए, फिर तमाम केस वगैरह चलना हुआ, फिर वो धीरे-धीरे उसका चलना शुरू हुआ। हाँ। बट सार यही था कि जिस आदमी ने सारी दुनिया को चूना लगाया, उसको बॉलीवुड ने चूना लगाकर भेजा है। सर मैं क्या बोलूं, बट चलिए लेट्स मूव ऑन टू शीना बोरा मर्डर केस। बट बिफोर दैट सर, मुझे ना जर्नलिज्म फर्टर्निटी के बारे में जानना है, बिकॉज कहते हैं कि जर्नलिस्टों में एका नहीं है, अब एका नहीं है, एंड आई थिंक पहले भी एका नहीं था, बिकॉज रिसेंटली आई हर्ड जिग्ना बोरा, हम्म, जो भी जिग्ना बोरा के साथ हुआ, हम्म, आप उसको कैसे देखते, क्योंकि उस समय आप भी फील्ड में थे हम्म, और यू आर वेरी सीनियर जर्नलिस्ट दैट टाइम, मतलब जिग्ना से तो बहुत ही सीनियर थे आप। हम्म। आप किस तरीके से देखते हैं जिग्ना बोरा केस? देखिए, ऐसी बात नहीं थी कि जिग्ना को सपोर्ट नहीं मिला। मैं खुद गया था जहाँ पे प्रेस क्लब के तमाम चीज़ के बाहर उसके प्रोटेस्ट वगैरह से लेके काफ़ी कुछ हुआ था। लेकिन आप एक समझिए जर्नलिज़्म की ये कम्युनिटी है और ख़ासकर उस दौर की, जो एक ओपननेस के लिए जानते हैं। आपको दोनों तरह के पक्ष तो रखने पड़ेंगे। कल आप जब अदालत में जाते हो, कोर्ट में जाते हो, तो पता होगा तब भी जो क्रिमिनल भी अगर होगा या समझिए एक दूसरी पार्टी है, उसको भी तो लॉयर तो मिलना ही मिलना है। तो आपको मिलेगा कि भाई एक इस तरफ का लॉयर, उस तरफ का एक लॉयर है। तो आप ये नहीं कह सकते कि लॉयर्स में एका नहीं है। लॉयर्स में एका है, बट उसके अपने सर्टन राइट्स होते हैं डिफेंड करने के। तो एक प्रोसिक्यूशन वाला होता है या एप्लीकेंट का लॉयर होता है, दूसरी तरफ डिफेंस का लॉयर होता है या रिस्पोंडेंट का लॉयर होता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि उसको डिफेंड मिल गया। कसाब को भी लॉयर मिला, बिल्कुल सही बात। दाऊद इब्राहिम का भाई का केस चला, उसको भी लॉयर मिला, हर एक को मिला। आतंकवादी को भी लॉयर तो मिलते ही मिलते। जर्नलिज्म के बारे में आप समझिए कि आपको हर तरह का पहलू और पक्ष रखना बहुत जरूरी है। चूंकि आपकी अपनी फैटर्निटी से एक आदमी अगर है, कोई इन्वॉल्व है, तो क्या आप मतलब दूसरे तरह का जो दूसरी पक्ष है वो नहीं रखेंगे? क्या पुलिस जो कह रही है या पुलिस की जांच जो कह रही है उसको आप पूरा इसीलिए इग्नोर करेंगे क्योंकि आपकी फैटर्निटी का एक आदमी जा रहा है? तो फिर ये तो जर्नलिज्म हुआ ही नहीं। बिल्कुल, आपको बात तो दोनों तरफ की आपको सुननी पड़ेगी। आप फैक्ट को कहीं ना कहीं तो एग्जामिन करेंगे ना। जर्नलिज्म का मतलब ये नहीं कि किसी ने मुझे बोला बाहर बारिश हो रही है तो मैं लिख दूंगा कि बारिश हो रही है। Correct. मैं एक बार खिड़की खोल कर देखूंगा ना कि बाहर बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है। हाँ मुझे सर, फैक्ट तो सारे देखने मेरा पड़ेंगे। यही सवाल था सर, कि बिल्कुल सही कहा आपने कि बाहर बारिश हो रही है, आदमी खिड़की खोल के देखेगा। एज ए जर्नलिस्ट यू शुड सी। तो जिग्ना बोरा केस में जिस तरीके से चीजें आई, आपको बेटर पता होगा और आप हमारे ऑडियंस को बताइए कि कैसे, इफ शी इज कंप्लीटली इनोसेंट, तो कैसे सर उनका इन्वेस्टिगेशन में नाम आया? क्योंकि पुलिस को भी एक डर रहता है कि एक जर्नलिस्ट का नाम हम डाल रहे हैं, वो भी एक बड़ी जर्नलिस्ट, क्राइम जर्नलिस्ट का, तो कैसे आया वो नाम? देखिए, पुलिस की अगर चार्जशीट पर जाएंगे तो उनको सर्टन इंडिकेशन मिले थे, सर्टन कन्वर्सेशन का उनके पास रिकॉर्ड वगैरह था,
जिससे उनको लगा कि जो प्रॉम्प्ट करने में इस तरह का कुछ सजेशन देने में उसका हाथ रहा होगा। अब पुलिस जो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन करती है उसमें आता है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि जब वो अदालत में जाते हैं उसके बाद आप उसको सब्सटेंशिएट कर पाते हैं, उसको लिए कोरोबरेटिव एविडेंस दे पाते हैं या नहीं दे पाते, और उसको कहीं साबित कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। जो उसके साथ नहीं हुआ, डेफिनेटली उसने काफ़ी कुछ सफ़र किया। और सिर्फ वो बात नहीं थी, पत्रकारिता पर भी दाग बहुत सारा लगा। लाइक पत्रकारों को भी लोगों ने सवालिया निशान से देखे। कोई ऐसा नहीं होता कि पत्रकार ने कुछ किया तो लोग सडनली क्लीन चिट वाले नजर से देखते हैं। पत्रकार आसमान से तो आता नहीं है ना, वो उसी समाज से आता है जहां से आपके करप्ट पुलिस वाले आते हैं, करप्ट डॉक्टर्स आते हैं, करप्ट पॉलिटिशियन आते हैं। पत्रकार उसी समाज से आएगा। बाकी तमाम चीजों में जितनी भी आपको गड़बड़ या ब्लैकशिट मिलेंगी वो पत्रकारों में भी मिलेंगी। तो कोई भी इस नजर से नहीं देखता है पत्रकार को कि भाई पत्रकार है तो आप क्लीन चिट है। कोई बोलेगा मैं सोशल वर्कर हूं तो भाई मैं एकदम साफ आदमी रहूंगा, ये जरूरी नहीं होता है। और एज अ पत्रकार हम लोग देखते भी उसी नजर से, देखना चाहिए एक्चुअली में कि भाई आपको दोनों तरह का जो पक्ष है उसके बारे में ध्यान जरूर देना चाहिए। करेक्ट। सो नाउ लेट्स कम टू शीना बोरा मर्डर केस। सर उस समय का ये बहुत ही हाई प्रोफाइल केस था, और कैसे ये उजागर हुआ, क्योंकि देयर आर डिफरेंट स्टोरी नैरेटिव्स व्हिच आर गोइंग ऑन सोशल मीडिया, या आप गूगल करते तो आपको मिलता है। आप बताइए सर, क्योंकि आप तो फर्स्ट हैंड आप देख रहे थे सब चीजें, क्या एक्चुअली क्या था ये केस? देखिए, सबसे बात तो मैं बताऊं तो कि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स काइंड ऑफ केस था। इसमें चीजें एक दूसरे में इतनी उलझी हुई थी, वो बड़ा चीज था। मैंने किताब जो लिखी है शीना बोरा पर, वो इसीलिए बिकॉज आप जैसे गूगल करेंगे तो आपको इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन पता मिलेगी और पता नहीं चलेगा कहानी शुरू कहाँ से हुई थी, कहानी खत्म कहाँ हुई। जब ये शुरुआत में केस आया और हमने जब शुरुआत में रिपोर्टिंग करनी शुरू की थी तो पता नहीं चल पा रहा था कि कौन किसका कितने नंबर का पति है, कौन से की किसके कौन सी औलाद पैदा हुई है, कौन किससे प्यार कर रहा है, ये कुछ पता ही नहीं चल रहा था। तो उसको एक सिंप्लीफाई करना पता, बिकॉज एक कैरेक्टर के 3 पति, उससे अलग मतलब एक बहुत अच्छा व्हाट्सएप घूम रहा था जो बताएगा कि कंफ्यूजन क्या था कि एक माँ ने अपने पहले पति से पैदा हुई औलाद को इसलिए मार दिया ताकि उसके दूसरे पति से जो पैदा हुई औलाद थी उसको तीसरे पति का वारिसाना हक नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि तीसरे नंबर के पति की पहली शादी से पैदा हुई दूसरी औलाद थी, उन दोनों के बीच में प्रेम संबंध था। अब ये इतना बड़ा कंफ्यूजन था ना, इसको सॉल्व करने में मुझे ना 300 पेज लिखने पड़े। एक व्हाट्सएप में था कि पता ही नहीं चल रहा था कौन चीज कहाँ से शुरू होके कैसा चल। तो सबसे बड़ी चीज थी कि उसको सिंप्लीफाई करना। दूसरी उसमें जो मुझे टफ चीज लगी थी ना, माँ के बारे में लिखना। माँ के बारे में आप अच्छा लिखना बहुत आसान है, क्योंकि हमने फिल्मों में देखी है, कहानियों में पढ़ी है, हमारे तमाम धर्म ग्रंथ बताते हैं और हमारी अपनी लाइफ में भी होता है कि माँ को ईश्वर के भी ऊपर रखते हैं। माँ के बारे में अच्छा लिखना, माँ के बारे में जब बुरा लिखना होता है, ये डाइजेस्ट करना फैक्ट बहुत ही मुश्किल होता है कि एक माँ अपने बच्चों को मारेगी और भी प्रॉपर्टी के लिए मारेगी। माँ अपने बच्चों को मारेगी और अगले दिन साथ में जब डंप करने लेके जाएगी तो बॉडी उसकी रखी होगी, कुछ देर बाद में उसको मेकअप भी करेगी कि किसी को पता नहीं चले। माँ अपनी बेटी को मारने जाने के पहले शाम को 6 बजे मारना है, करीब 3 बजे जाके एक ब्यूटी पार्लर में जाके अपना मेकअप वगैरह करवा के टचअप वगैरह करवा कर लेती है। तो ये कहीं से ख्याल नहीं आता है दिमाग में कि माँ ऐसा कर सकती है। तो सबसे डिफिकल्ट पार्ट था कि हमारे लाइफ में कभी हुआ ही नहीं, या मेरे किसी परिचित में या आपके किसी परिचित के लाइफ में हुआ नहीं होगा। 10 लाख में शायद एक मामला भी मुश्किल से होता है कि कोई माँ के बारे में आपको ऐसा लिखना। तो वो लिखना मेरे लिए एक्चुअली ज्यादा डिफिकल्ट था कंपेयर टू इनकी जो फैमिली ट्री का जो पजल सॉल्व करना। तो उस हिसाब से ये किताब मैंने लिखी थी। उसके ऊपर भी एक वेब सीरीज बन रही है, उसके राइट्स भी लोगों ने ले लिए हैं। ये अभी नेटफ्लिक्स पे आई है। वो नेटफ्लिक्स पे आई है, वो डॉक्यूमेंट्री है। हाँ, डॉक्यूमेंट्री। और मेरी वाली पे प्रॉपर वेब सीरीज। सर एक चीज बताइए, ये डॉक्यूमेंट्री देखी आपने? नहीं, मैंने नहीं देखी डॉक्यूमेंट्री। सर यू मस्ट वॉच दिस, बिकॉज इसमें क्या है ना, इसमें शीना वोरा इज सेइंग कि शी इज नॉट गिल्टी। इंद्राणी मुखर्जी इज सेइंग कि शी इज नॉट गिल्टी। तो ऐसा लग रहा है कि इट्स अ व्हाट डू यू कॉल इट, इट्स अ स्पॉन्सर्ड वेब सीरीज। इस डॉक्यूमेंट्री 2 चीजें हैं। हाँ। एक तो आप समझिए कि वो जो कह रही है कोर्ट के अंदर भी उसने वही चीज कहा है और कहा है। मैंने क्यों नहीं देखा है, बिकॉज जब मैं देखूंगा ना तो लगातार है ना, मैं
मतलब मैं बहुत बायस्ड होके देखूंगा अगर मैं देखूंगा, ओके। क्योंकि मुझे पता है ये स्टेप पे गलत है, ये चीज पे ये बोला जा रहा है, वो बोल रहा है। ये किताब लिखने के लिए मैंने 16,000 पेज के लीगल डॉक्यूमेंट्स पढ़े हैं, स्टेटमेंट्स, गवाहों के स्टेटमेंट, पुलिस की चार्जशीट, फोरेंसिक एविडेंस, अलग अलग जगह से रिलेटेड न्यूज़पेपर की क्लिपिंग्स एंड ऑल। मैंने 16,000 पेजेस पढ़ने के बाद वो 300 पेज की किताब लिखी थी। तो जब मैं वेब से वो देखूंगा डॉक्यूमेंट्री को, तो मैं फैक्चुअल लेवल पे बहुत जज करूंगा। मैं कभी एंजॉय नहीं करूंगा। मेरे लिए बहुत डॉक्यूमेंट्री कैसी होगी, आपने किसी के पास बोले एग्जाम के पेपर है, तो टीचर ये थोड़ी देखता है कभी कि स्टूडेंट ने कितना अच्छा लिखा है। वो देखता है मार्क्स सही है गलत है, सही है गलत है, सही है गलत है। और दैट इज द पर्पज कि मैंने वो जो डॉक्यूमेंट्री है अब तक देखी नहीं है। मैं अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, जैसे संजय सर यहाँ बैठे आपको दिख रहे हैं, इनका एक ठीक विपरीत रूप भी है। संजय सर, अगर आप कंफर्टेबल फील करें तो कैन यू टेल माय फैमिली दैट स्टोरी, जब एक जॉइंट कमिश्नर ने आपके रिपोर्टर को धमकी दी और आप जॉइंट कमिश्नर के खिलाफ कंप्लेंट करने पहुंच गए। जी, ये बात है 2000 के आसपास की। तो हमारा एक रिपोर्टर, मैं तब जी न्यूज़ में था, तो हमारा एक रिपोर्टर था जिसका नाम था कुमार ताले। तो वो इंटरव्यू लेने गया था, जॉइंट कमिश्नर ऑफ क्राइम हुआ करते थे डी शिवन, वेरी डेकोरेटेड ऑफिसर, वेरी अपराइट ऑफिसर। और उनको एक क्रेडिट भी जाता कि मुंबई से अंडरवर्ल्ड की कमर तोड़ के ख़त्म करने का क्रेडिट जाता उस दौर में एनकाउंटर के तौर पे। तो ये इसने जाके उसका इंटरव्यू लेना शुरू किया। तो मेरे रिपोर्टर ने पूछा, तो रिपोर्टर ने भी 2-3 सवाल ऐसे पूछा उस अबू सालेम के बारे में। अबू सालेम ऐसा क्यों करता है? उसने ऐसा क्यों किया? सो ही गॉट एंग्री। उसने बोला, मैं उसका पीआरओ हूँ क्या? उसके बारे में मुझसे सवाल पूछते हो। वो एक टिपिकल साउथ इंडियन एक्सेंट में हाँ। हिंदी बोलते थे। मैं उसका पीआरओ हूँ क्या? कि मुझे सवाल पूछ रहे हैं। और उसने बोला ऐसा करोगे तो तुम्हारा भी एक दिन करा दूंगा एनकाउंटर। गुस्से में बोला। फिर उनको सडनली ख्याल आया कि यार मैंने क्या बोल दिया। तो उन्होंने क्राइम ब्रांच के ऑफिसर्स को बुलाया, बोला इसका टेप ले लो, इसको टेप को इरेज करो अभी। हम्म। तो उसने किया। फिर रिपोर्टर ने आके हमको बताया कि भाई ऐसा ऐसा बोला है। तब हम उसके इनके खिलाफ कंप्लेंट करने गए थे। तब जॉइंट कमिश्नर ऑफ क्राइम के खिलाफ हमने कंप्लेंट किया था। पुलिस कमिश्नर थे एमएन सिंह, उनके पास हमने जाके कंप्लेंट किया। देन तब होम मिनिस्टर छगन भुजबल होम मिनिस्टर थे, उनके पास कंप्लेंट किया था। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम थे रंगनाथन, उसके पास हमने कंप्लेंट किया था। और फाइनली उनके लिए एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम और होम मिनिस्टर को फाइनली उन्होंने रिग्रेट किया कि भाई ये ऐसा हुआ, गलत वगैरह हुआ, चलिए भूल जाइए। बट हमने, और वो शिवानंद बहुत ही जबरदस्त, आगे जाके सीबीआई में गए थे, जॉइंट डायरेक्टर थे, देन ही बिकेम कमिश्नर ऑफ मुंबई, और उसके आगे जाके डीजीपी ऑफ महाराष्ट्र वगैरह भी बने थे। और मेरे उनसे बहुत अच्छे संबंध थे, दोस्ताना मतलब संबंध थे। उस पर्टिकुलर इंसिडेंट के बाद से मेरे और उनके संबंध भी खराब हो गए थे। तो फिर बाद में कुछ नहीं, उसके बाद से कभी नहीं हो पाया। कभी नहीं हो पाया। उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो टूटा, उसके बाद कभी जुड़ नहीं पाया। सर, ये तो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग आपका एक फोटे है ही, बट एट दैट वेरी सेम टाइम आपकी ब्रेवरी का एक किस्सा जो एटलीस्ट महाराष्ट्र मीडिया टॉक्स अ लॉट अबाउट, कि जब 26/11 हमले हुए थे, आपके बगल में एक बम मिला था या जिंदा बम पड़ा हुआ था। क्या था वो सर? और एक्चुअली आप में डरे? वो बहुत थिन लाइन था ब्रेवरी और बेवकूफ़ी के बीच की। अच्छा। हुआ ये था कि 26/11 का जब हमला हुआ, तो मैं मेरे बिल्डिंग के कॉलोनी में वॉक कर रहा था। शाम को पहली खबर आई कि मैं IBN 7 का रेसिडेंट एडिटर था। तो पहली खबर आई कि वहाँ पे फायरिंग वगैरह हुई। तो मैंने बोला किसी को एक रिपोर्टर भेज दो। था किसी ने बोला अरे ज़्यादा फायरिंग हुई। तो मैं बोला एक को और भेजो। उसके थोड़ी देर के बाद 5 मिनट बाद खबर आ रही है, बोला दंगे हो गए। तो मैंने बोला एक रिपोर्टर और रूबी वैन और भेजो। फिर सडनली किसी ने बोला टेररिस्ट अटैक हुआ। अब ये सुन के पूरा दिमाग एकदम, मतलब क्या कहते हैं, पूरा फट जाती है ना, वो हो गया। मैंने बिल्डिंग के नीचे गया, टैक्सी वाला दिखा, बोला चल, और टैक्सी लेके मैं पहुंचा। तो मैं पहुंचा वहाँ पे, तो दूसरा कैमरामैन तब तक मेरा पहुंच गया था, और पुलिस आगे जाने दे नहीं रही थी। तो VT स्टेशन के पास, और अंदर कसाब और उसका साथी थे। तो मुझे पता था कि तब CST का एक प्लेटफॉर्म नंबर 18 की तरफ नया स्टेशन बना था, इतना ताजा तरीन बना था कि लोगों को पता नहीं था। तो मैं ऑल द वे गोल घूम कर गया गाड़ी लेकर। उसके बाद पटरी पे काफ़ी देर तक भागते भागते हम लोग गए। पटरी आप कितनी साफ होती है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन की, आप जानते रहेंगे। तो भागते भागते वहाँ पर गया, वहाँ पहुँचा। अब पहुँचने के बाद जस्ट कसाब वगैरह निकले थे वहाँ से, तो मैं देख रहा हूँ तो पूरा सीन है कि बैग्स वगैरह लोगों के पड़े हैं, खून गिरा हुआ है, कहीं पे किसी की उंगली गिरी है, कहीं पर ये है कारतूस वगैरह गिरे हैं, और पूरा ब्लड का था। तो
हुआ ये कि भागते भागते आया था और उसके बाद कैमरामैन को बोला चल कैमरा स्टार्ट कर, और देन मैंने बोलना शुरू किया। बोलने में ऐसा था कि नॉर्मली ये होता है कि हम पहले देखते हैं, दिमाग उसको प्रोसेस करता है, फिर हम उसको बोलते हैं। करेक्ट। अब वहाँ पे भागते वगैरह तो सीन ऐसा देख के काम नहीं किया, तो दिमाग प्रोसेस करना बंद किया। आँख से जो देख रहा था वो मैं बोला जा रहा हूँ। तो मैं बता रहा हूँ कि देखिए यहाँ पे ऐसा हुआ था, इतने लाश खून गिरा हुआ है, लोग भागे हैं, यहाँ पे चीज़ें ऐसी हुई थी, ये देखिए यहाँ पे कारतूस है, और मैं कारतूस उठा के दिखा रहा हूँ। फिर मैं कह रहा हूँ ये देखिए यहाँ पे एक बम रखा हुआ है, हैंड ग्रेनेड है, जो अभी तक एक्सप्लोड नहीं हुआ है, इसको डिस्पोज ऑफ भी नहीं किया, और मैं 6 इंच दूरी था। 6 इंच पे मैं हाथ से दिखा रहा हूँ, ये देखिए हैंड ग्रेनेड है जो एक्सप्लोड नहीं हुआ। ऐसे मैं बोले जा रहा हूँ, क्योंकि जो दिख रहा है वो बोल रहा है, आपने ऐसा सीन कभी देखा नहीं था। अब उसके बाद 20 सेकंड के बाद मुझे ख्याल आया, यार ये हैंड ग्रेनेड है। बोल तो पहले दिया था और जो एक्सप्लोड नहीं हुआ। फिर मैंने फटाफट है ना वाइंड अप किया। मैंने साइन ऑफ जो करते हैं कि सो एंड सो संजय सिंह फॉर IBN 7, वो मैंने वाइंड अप किया, और उसके बाद में वहाँ पे कैमरामैन को बोला पहले भाग यार यहाँ से। फिर भाग के जाके हमने शेड ली। तो आप उसको ब्रेवरी कहोगे या बेवकूफ़ी कहोगे, बट वो इंसिडेंट था कि मैं सिर्फ 6 इंच दूर पर, वो वीडियो बाद में काफ़ी जाके पॉपुलर हुआ कि मैं दिखा रहा हूँ कि ये देखिए वो चीज़ था। लेकिन सवाल ये था कि मुझे उस दौर में पता ही नहीं चल रहा था कि क्या बोलूं। जो आँख से दिख रहा था वो मैं डिस्क्राइब किए जा रहा था। तो वो इंसिडेंट था जो समवेयर बिटवीन ब्रेवरी और बेवकूफ़ी के बीच था। बिल्कुल। सर, वो रात कैसी थी 26/11? बहुत मतलब ऐसा मैंने कभी देखा नहीं था। मैं 26/11 की रात को जो पहुंचा, उसके बाद सीधे 29 को जब अटैक खत्म हुआ तब घर पहुंचा। 3-4 दिन टोटल 59 आवर्स तक सोए नहीं, खाने को कुछ नहीं था। सीएस आगे बाद में मैं गेटवे पे रिपोर्टिंग के लिए गया था, तो गेटवे के बाहर एक टॉयलेट था, उसमें एक टॉयलेट का मेंटेनेंस वाला था, वही बेचारा चाय बनाता था, मग्गे में डाल के कप में देता, चाय बिस्किट पे हमने खाया। इसके पहले जब भी मुंबई में अटैक हुए थे टेररिस्ट के ना, तो टेररिस्ट बम रखते थे, भाग जाते थे, बम ब्लास्ट होता था, वो होता था, और मुंबई अगले दिन फाइट्स होती थी। पहली बार हुआ कि इंडिया के अंदर अगर जम्मू कश्मीर को छोड़ दे तो पहली बात है कि टेररिस्ट आमने सामने की लड़ाई लड़ रहा है और सामने फायरिंग वगैरह हो रहा है। तो ये न तो मुंबई पुलिस ने न यहाँ के किसी पत्रकार ने देखा, तो किसी को कुछ सूझ ही नहीं रहा था कि हो क्या रहा है। इतनी सारी र्यूमर्स चल रही थी कि यहाँ भी कुछ हुआ है, वहाँ भी कुछ हुआ है, तो ये समझने में ही टाइम चला गया। और पहली बार ऐसा लगा कि मुंबई डरी है। तो मुंबई के बारे में हम हमेशा बोलते हैं कि हमेशा फाइट बैक करता है ये शहर, लेकिन उस दौरान के 2 से 3 दिन ऐसे थे कि सुनसान और ऐसा खाली खाली चीज पड़ा रहता था कि लोग निकल नहीं रहे थे, कि उनको पता नहीं था कि अगले दिन क्या हो जाएगा। तो वैसा जो टेररिस्ट अटैक मतलब उस तरह का कभी हमने नहीं देखा। और 3-4 दिन तक अब जब लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हो, सो नहीं रहे हो और लगातार सुन रहे हो। मैं जब रिपोर्टिंग करके बाद शनिवार को जब वापस गया, गुरुवार की शाम को हुआ था, तो जब घर गया उसके बाद जैसे सोया नहीं था, जैसे नींद लगी, तो नींद में है ना सपने के आँख के अंदर ऐसा गोलियों की ना आवाज़ सुनाई देती थी, फायरिंग 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 का। फिर उसके बाद मैंने वही किया जो बाकी पत्रकार करते हैं कि ओल्ड बॉन्क निकाला, डाला, वो किया, उसके बाद सोया, उसके बाद सीधे 12 घंटे के बाद सोकर उठा था। सर, पता है आप बता रहे हैं ना, तो चीज़ें इजी लग रही हैं, बट आई कैन इमेजिन उस समय क्या ही आप लोग की लाइफ में रहा होगा। तो 59 आवर्स आप लोगों ने कुछ खाया नहीं, कोई वॉशरूम नहीं है वहाँ पे, कुछ नहीं। एंड सर उस समय अगर आप बता सके, उस समय कहा जा रहा था कि कुछ मीडिया वालों को भी गोलियां लगी थी। नहीं, गोलियां लगी नहीं थी, आसपास से जो गुजरी थी, हाँ। फायरिंग वगैरह तो चल रहा था। तो मतलब इनफैक्ट मैं बुलेट प्रूफ जैकेट पहना था, मेरे कलीग बैठे थे, मेरे एक मित्र जितेंद्र दीक्षित, उनके काफ़ी करीब से गोली गई थी जब वो हम लोग यहाँ रिपोर्ट कर रहे थे ताज पे। बाकी हमले पूरे हो गए थे, सबसे आखिर में ताज होटल वाला जो था वो पूरा हुआ था, बट ये सबके लिए इक्वली रिस्की था, बिकॉज अंदर से फायरिंग हो रही, कहाँ से क्या चल जाएगा, और बड़ा क्योस का माहौल था, किसी को नहीं पता था। इवन मुंबई पुलिस डिड नॉट नो कि इसको कैसे काउंटर करे, क्योंकि पहले वो चीज़ कभी नहीं हुई थी। तो जर्नलिज्म के अंदर भी मैंने उस दौर में देखा था कि एक से एक धुरंधर जिनके कभी हमने नाम नहीं सुने, तो 24 घंटे 48 घंटे के अंदर पहुंच गए थे, और ये इस चीज़ के पता मतलब। अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि जैसी खबर बड़ी होती है तो दिल्ली से जर्नलिस्ट फ्लाई करके आ जाते हैं? हाँ, हम क्यों लोग होता इनको है? मजाक में ताना मार के बोलते कि आप पैराशूट जर्नलिज्म वाले हैं, और ये हमेशा बहुत बार हुआ है हाँ। कि मेरे जैसे रिपोर्टर्स हुए या बाकी जो रिपोर्टर वो फील्ड पे रिपोर्टिंग हम्म। करते हैं, और फील्ड पे रिपोर्टिंग करते हैं, और उसके बाद में सडनली जब खबर बड़ी हो जाती है तो वो आना शुरू करते हैं, और फिर उस पर अपना जो देश के लिए ज्ञान है वो झाड़ना शुरू करते हैं। लेकिन
उनके साथ दिक्कत क्या होती है कि इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। उनको अपना फेस दिखाना, उनको लगता है कि वही लोग हैं जो चीज़ों को पर्सपेक्टिव में रहते हैं। आपके पास अगर इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप पर्सपेक्टिव दे के आप कितना दोगे, अगर इन्फॉर्मेशन नहीं होता। मेरे साथ भी एक बार वैसे हुआ था और इसको लेके हमेशा झगड़ा होता था। और मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में रहा हमेशा उनके अपने वो लोगों से झगड़ा करता हूँ। मैंने टोटल 7 से 8 जगह नौकरी छोड़ी है अपने 25-30 साल के करियर में, ये तमाम इशू को लेके। जैसे मुझे एक याद है कि एक मुंबई में ट्विन ब्लास्ट हुए थे, ज़वेरी बाज़ार में और गेटवे ऑफ इंडिया पर। तो अगले दिन मैंने ढूँढा तो मुझे मेरे सोर्स से पता चला था कि इसके पीछे गुजरात मुस्लिम डिफेंस फोर्स का हाथ है। तो मैं ओबी वैन जहाँ से हम लोग अपलिंक करते तो गेटवे ऑफ इंडिया पे खड़ी थी, तो मैं वहाँ पर गया। तो मैंने बोला मैं पीटू से मेरे पास इन्फॉर्मेशन मैं लाइव करता। तो दिल्ली से एक बड़ा एंकर आया हुआ था। बोलता यार मेरे को बोलते मैं बोल देता हूँ। तो बोलता नहीं मैं बोलता हूँ ना। उसने बोला मैं पर्सपेक्टिव में रखूँगा। मैं बोला मैं कैसे रखने वाला हूँ? सही बात है। मैं कैसे रखने वाला हूँ? तो बोलता मैं बताता हूँ। मैं बोला नहीं मेरा रिपोर्ट नहीं। फिर उसको मैंने बोला अभी तैयार नहीं हुआ। फिर मैं ऑफिस गया, मैंने वहाँ से रिपोर्ट फाइल की और तमाम की। मैंने नहीं बताया। मतलब ये थोड़ी हो गया यार मेहनत करे मुर्गा अंडा खाए फकीर। मेहनत मैं कर रहा हूँ, फायरिंग हो रही है तो ट्रक के नीचे मैं लेट रहा हूँ और तमाम चीजें। और आप आओगे ब्लेजर वगैरह पहनोगे और मेकअप वगैरह करके कैमरे के सामने खड़े होकर ज्ञान बांटोगे और मेरी मेहनत के ऊपर आप एनकैश तो करने दूंगा नहीं। तो इसको लेके भी जर्नलिज्म बहुत सारे झगड़े और नोकझोंक वगैरह चलती रहती है। बहुत बढ़िया। सर एक चीज बताइए, अंडरवर्ल्ड और बॉलीवुड का क्या रिश्ता है? बहुत पुराना रिश्ता है, ये अभी का नहीं है। बहुत पुराना रिश्ता है। और सॉरी, बट क्या अभी भी वो रिश्ता कायम है हाँ, इन लोग का? मैं आपको बता दूं किस लेवल पर चीजें होती है। एक जो था जो शुरुआत के दौर में जब अंडरवर्ल्ड का रिश्ता था तो वो एक ये था कि भाई एक दूसरे को जानने वाले और ग्लैमर वाला जो चीज था उससे जानने वाला रिश्ता हुआ। उसके बाद में धीरे धीरे है ना कमर्शियल तौर पे चीजें होने लगी। इसमें अंडरवर्ल्ड ने कुछ जगह पे छुटपुट में पैसे लगाने शुरू किए। उसके बाद में व्हेन इट केम टू दाऊद, तो दाऊद अब इस मामले में थोड़ा विजनरी था। उसने बहुत सारे वर्टिकल क्रिएट किए थे, तो उसमें उसने एक बॉलीवुड का वर्टिकल क्रिएट किया था कि पैसे लगाओ, अपने ही पैसे डालो और उनके नाम पे बहुत सारे स्टार्स वगैरह की डेट्स वगैरह भी मिल जाती थी और किसी को हिम्मत वगैरह होती नहीं थी। वो चीज़ है उन्होंने करना शुरू किया था। तो एक तरह से एक पूरा बीच में ऐसा दौर आ गया था कि बिजनेस पार्टनर के तौर पे लोग काम करने लगे थे। खासतौर पे एक एग्जांपल था, एक फिल्म आई थी जिसका नाम था चोरी चोरी चुपके चुपके, जिसका केस मतलब काफी फेमस हुआ था। उसमें जैसे और भी अलग थे। अबू सालेम का क्लासिक ये था कि वो करता था, उस जमाने में प्रिंट होते थे तो प्रोड्यूसर को बोलता था मुझे एक प्रिंट भिजवा दो और उसका यूएस के अंदर एक सिनेमा हॉल कहीं पे था, वहां पे हिंदी फिल्म लगा दो। अच्छा, प्रोड्यूसर भी सोचता था इतना बड़ा डॉन है, क्यों मैं इससे दुश्मनी लो, पैसा तो मांग नहीं रहा है, मुझे प्रिंट ही देनी है तो इतनी प्रिंट बना रहा हूँ, एक प्रिंट उसको बना के दे दूँ और वो वहां से वाइट मनी कमा रहा है वो चीज़ों का। बट एक तरह से बिजनेस पार्टनरशिप के तौर पर आ गए थे और ये सबसे ज़्यादा पीक पर था समवेयर बिटवीन 1995 से लेकर 2005 के दौरान में था। लेकिन उसके बाद से काफ़ी सब्सिडाइज हुआ है और बॉलीवुड में भी बैंक और तमाम तरह के फाइनेंस वगैरह का अरेंजमेंट वगैरह हो गया है और कुछ बड़े लोगों पे जैसे एक्शन हुआ तो बाकी बहुत सारे लोग डर गए। जैसे किस पे? जैसे मैं चोरी चोरी चुपके चुपके का मैंने आपको नाम बताया था, उस फिल्म के बारे में। बट उसमें किसी भी एक्टर पे तो कुछ नहीं हुआ। एक्टर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। हाँ। आपने सवाल पूछा मुझे बॉलीवुड के बारे हाँ। में, तो बॉलीवुड का actors मतलब का एक्टर हो relation- गया, प्रोड्यूसर हो गया, उसका पूरा फाइनेंस सिस्टम वगैरह हो गया, मैं उसकी बात कर रहा था, नॉट जस्ट एन एक्टर। हाँ सर, एक्टर्स को क्या जरूरत थी सर उस समय? एक्टर्स क्यों पार्टीज में जाते थे? उस दौर में देखिए सीन जब चेंज हुआ 1993 के पहली बार। 1993 तक तमाम लोग एक गैंगस्टर के तौर पे थे और लोगों को लगता था, बहुत सारे लोगों को लगता था कि भी हमसे संबंध हमारे हैं तो उनको भी अच्छा लगता था। दूसरा होता कि बहुत बार मजबूरी में जाते थे कि डॉन है बगल में, नहीं करूंगा तो मना करूंगा तो मेरे पीछे पड़ेगा। हुआ ये कि 12 मार्च 1993 को मुंबई में सीरियल ब्लास्ट हुए। उसके बाद जो चीज हुई थी कि अंडरवर्ल्ड ने पहली बार एक एंटी नेशनल एक्टिविटी भी की थी और एक दूसरे देश की स्पाई एजेंसी के साथ मिलकर मुंबई में ब्लास्ट कराए थे और एंटी इंडिया एक्टिविटी थी। तो उसके बाद से जो दाऊद इब्राहिम और उसका जो गैंग, जो अब तक एक अंडरवर्ल्ड का गैंग था, वो एक तरह से टेररिज्म गैंग के तौर पर कन्वर्ट हो गया था। तो उसके बाद वो पूरी पार्टीशन वहां पर हो गई थी और उसके बाद ऐसी नजर देखा जाने लगा कि भाई इनके साथ जो जा रहा है और देखा जा रहा है उसके ऊपर गाज गिरेगी, पुलिस की गिरेगी या बाकी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी की गिरेगी। तो ये इस वजह से
चीज़ें बदलाव आया देखने का है। बट आप ऐसे देख लीजिए कि 93 के ब्लास्ट के पहले का आप देख लीजिए, हमारे कितने सारे आपको मिल जाएँगे जो लोग शारजाह में मैच देखने जा रहे थे, फ़ोटो खिंचा रहे थे एक-दूसरे के साथ में। पार्टीज़ के वीडियोज़ भी अवेलेबल है और छोटे-मोटे नहीं, नामी-नामी स्टार्स के आपको ढूँढेंगे तो आपको मिल जाएँगे और ये अभी की बात नहीं है, सिर्फ दाऊद का वाला नहीं है। 70s में यही चीज़ हाजी मस्तान जब गैंगस्टरी यही करता मेरा था। सवाल था अगला संजय सर, कि जिस समय ये सोशल मीडिया नहीं था, ये इंटरनेट नहीं था, उस समय आप लोग वो टेप्स निकाल लेते थे। जैसा आपने हुँ। ज़िक्र किया संजय दत्त एंड छोटा शकील का कॉल रिकॉर्डिंग आपने निकाल ली। तो डू यू बिलीव दैट कि आज वो लोग बात नहीं कर रहे होंगे? आज के एक्टर्स उनके टच में नहीं होंगे? और अगर होंगे तो आज क्यों नहीं वो चीज़ आ पाती? जबकि आज तो सोशल मीडिया का दौर है। हाँ, देखिए ऐसी बात नहीं है कि सिस्टम में चीज़ें होंगी नहीं। हुँ, मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि अनुपात का कि पहले जो एक दौर था 1995 से 2005 तक जो चीज़ बहुत ज़्यादा हो गई थी, उसके मुकाबले अब काफ़ी कुछ कम हो चुका है। उसके पीछे 2 से 3 वजह है। एक तो कि मॉनिटरिंग बहुत आसान हो गई है हुँ, लोगों की। कौन आ रहा है, कहाँ जा रहा है, तमाम चीज़ों का। हुँ, दूसरा कि अंडरवर्ल्ड गैंग का बहुत हद तक सफाया हो चुका है। जो हमारे प्राइमरी अगर गैंग की बात करें तो एक दाऊद गैंग है, एक राजन गैंग है, एक अरुण गवली गैंग है। ये 3 बड़े गैंग थे। बाकी छोटे-छोटे देन अपना क्या कहते हैं बी लेवल वाला जो गैंग है वो हुँ, शुरू हो जाते थे। हुँ, तो वो जो गैंग जब शुरू होते थे तो ये तीनों के अंदर राजन फ्यूजिटिव हो गया था। छोटा राजन बाद में पकड़ा गया तो वो काफ़ी टाइम तक भाग रहा था और उसकी भी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट वगैरह ने उनकी गैंग की पूरी कमर तोड़ दी थी। सेम हैपेंड विद कि अरुण गवली जेल के अंदर भी गया था, उसके गैंग के भी काफ़ी एनकाउंटर हुए, दाऊद का हुआ। तो इनके फुट सोल्जर्स पूरी तरह से खत्म हो गए और दाऊद के साथ दिक्कत था कि उसको छुप के रहना है पाकिस्तान में। हुँ, वो बाहर आके कुछ कर नहीं सकता है और ये वजह था कि प्रपोर्शन काफ़ी कम हो गया बिकॉज़ अब थ्रेट वाला जो परसेप्शन वैसा रहा नहीं। और अंडरवर्ल्ड भी अपने आप में क्या अपने आप को अपडेट करते रहता है। उसे पैसे कमाने के अलग-अलग ज़रिए मिलते हैं। बॉस। वो सिर्फ़ ज़रूरी नहीं बॉलीवुड एक बहुत छोटा-सा हिस्सा रहता है उसके हुँ, अंदर। उनके पास नारकोटिक्स होता है, उनके पास फ्लैश ट्रेड के अंदर लोग होते हैं, वेपन्स की स्मगलिंग होती है, बाकी लैंड डील्स के अंदर बहुत सारे पैसे होते हैं और बाद में वो उसके बेसिस पे वो लोग व्हाइट मनी किसी न किसी देश के अंदर जहाँ पे लीगल अपना धंधा शुरू करते, वो कन्वर्ट करते थे। बॉलीवुड के साथ एक ग्लैमर बहुत बड़ा जुड़ा होता था हुँ, और उनको भी अच्छा लगता था। कि भाई हाँ, चलो ठीक है, मुझे ये जानता है, मुझे वो जानता है। बट आज की तारीख में मैं बोलूँ पहले के मुकाबले काफ़ी खत्म हो गया। इक्का-दुक्का लोग जो बात वगैरह करते होंगे, वो करते होंगे। बट उस प्रपोर्शन में नहीं है। बिल्कुल। संजय सर, आर्यन खान केस हुँ। थोड़ा आपको नहीं लगता है ओवर हो गया? आर्यन खान का क्लासिक केस था। मैं और मेरे एक मित्र थे, हमने शुरुआत में बताया था कि पूरा फैब्रिकेशन है और हुँ, पूरा उसको फँसाया गया था। मतलब मैं जर्नलिस्ट हूँ और दावे के साथ बता रहा हूँ। जब शुरुआत के अंदर ही हमने एक-एक चीज़ एग्ज़ामिन करनी शुरू की और ये चीज़ें थी, तो हम लोगों का यही कहना था कि ये चीज़ है, इसको पूरी तरह से फँसाया गया है इसको और वसूली करने के लिए फँसाया गया था। और आखिर में ये चीज़ हुई। इनफैक्ट कोर्ट तो छोड़ो एनसीबी ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने खुद जाकर बोला कोर्ट के अंदर कि भई ये चीज़ें थी नहीं थी, इसमें फँसाया गया था, फँसाने वाले अधिकारी के खिलाफ में कार्रवाई वाली बात भी हो रही है। तो मुझे लगता है ओवर उस मामले में हुआ है कि एटलीस्ट जो जिसका उस वक़्त में कोई कनेक्शन नहीं था, वो नहीं था, उसमें उसको अटकाया गया था। एक बच्चा जस्ट बिकॉज़ उसके पापा एक बहुत बड़े स्टार हैं, उसकी और जेल में कुछ घंटे बिताना बहुत मुश्किल है और उस लड़के ने इतने दिन बिताए जस्ट बिकॉज़ उसके फादर इज़ अ सुपरस्टार। हाँ, इट्स अबाउट एक क्रिमिनल यूनिफ़ॉर्म वाली चीज़ है। जैसे हमने भी एक किताब और लिखी थी जिसके हुँ, अंदर यही था कि एक पुलिस वाला सर्टेन फ़ायदे के लिए टेररिस्ट एक्टिविटी तक पे चला जाता, तो उसके मुकाबले ये तो छोटी चीज़ है। बस। ये मैं थोड़ा-सा जानना चाहता हूँ सर, अगर आप हमारी फैमिली को बता सकें, क्रिमिनल इन यूनिफॉर्म, टेल हुँ। मी अबाउट दिस। देखिए एक किताब है मैंने और मेरे साथ में मेरे ऑथर हैं, राकेश त्रिवेदी हैं, इन्होंने हमने मिल के लिखी थी। इसका कथानक है 2021 का जिसमें एक देश के सबसे अमीर आदमी के घर के बाहर एक अपना गाड़ी मिलती है, स्कॉर्पियो मिलती है जिसमें एक्सप्लोजिव लदा है और जाँच उसी आदमी को दी जाती है जिसने एक्सप्लोजिव किया था, जो पुलिस की एक सीआईयू यूनिट का हेड था। उसको जाँच दी जाती है और फिर धीरे-धीरे परतें खुलनी शुरू होती तो पता चलता है कि इसी आदमी ने प्लांट की थी और जाँच भी इसी के पास है और उसके एकमात्र विटनेस जो उसका ख़ास दोस्त था, उसको मार दिया जाता है।
और फिर धीरे धीरे पता चलता है कि पॉलिटिकल तमाम भी उसमें चीज़ें जुड़ते जाती है, और एंड में सामने ये आता है कि एक बड़ा मास्टर प्लान तैयार किया गया था एक किसी पर्पस के लिए, ताकि उस बड़े पैसे वाले आदमी के घर के बाहर में गाड़ी पार्क होगी, और उसके बाद में केस उसी आदमी पुलिस वाले को मिलेगा, वो सॉल्व करेगा, सुपर कॉप बनेगा, और दो फर्जी आतंकवादियों को एनकाउंटर में भी मार देगा, और उसका सब जगह नाम वगैरह हो जाएगा। और ऑब्वियसली जब पैसा वाला एकदम सबसे रिचेस्ट आदमी है, उससे भी उसको कुछ ना कुछ तो बेनिफिट वगैरह मिलेगा। ये कहानी और एक्चुअल रीजन क्या था वो मेरी किताब में हमने पूरी तरह से उसमें बताया ये हुआ है, कहानी उसमें कैसे है रीजन। अंबानी परिवार की। अंबानी के घर के बाहर ये गाड़ी पाई गई थी। देखिए, किताब में मैंने नाम अलग नहीं रखे, जैसे मेरे किताब में मैंने साथ में इसलिए बुकमार्क दिया था हाँ। कि इसमें जो सबसे पैसे वाला शख्स है कुबेरिया, ये अंबानी नहीं है। इसमें जो यतीन साठे नाम का जो पुलिस ऑफिसर है, ये सचिन वजय नहीं है। ये दिलीप वर्मा नाम का जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है, वो प्रदीप शर्मा नहीं है। महावीर तोमर नाम का जो पुलिस कमिश्नर है, वो परमवीर सिंह नहीं है। तो मैंने डिस्क्लेमर हमने किताब में डाला हुआ है कि ये किताब में कौन क्या नहीं है। कहानी लगभग चीज़ें मिलती जुलती हो सकती है। बट सर, चलिए वो किताब की बात है, बट रियल में आपने ये स्टोरी कवर की थी। जी। अंबानी के घर के बाहर जो गाड़ी मिली, वो रियल स्टोरी क्या थी? मतलब एज पर द कवरेज हम आस्किंग। हाँ, देखिए, जो एनआई की चार्जशीट से लेकर तमाम चीज़ में यही था कि सचिन वजय नाम का जो सीआईयू यूनिट का हेड था, उसने एक मतलब उसको सुपर कॉप बनना था, तो उसने खुद ही गाड़ी ले जाके पार्क की, और उसके बाद ये था कि उसे तय था पहले से कि उसे ही इन्वेस्टिगेशन मिलेगा, और उसके बाद वो सॉल्व किया दिखाएगा, सुपर कॉप बनेगा। और अंबानी कोई छोटा आदमी तो नहीं है, मतलब ऐसे बहुत सारे लोग जेब में हाथ डाले तो काजू बादाम निकल आते हैं, तो वो अगर थोड़ी बहुत भी मेहरबानी करेगा तो बहुत बड़ा अमाउंट होता है। बिल्कुल। तो ये उसका पूरा प्लान था, लेकिन कैसे, उसका सबसे बड़ी चीज़ थी कि फुल प्रूफ प्लान बनाया था हर चीज़, लेकिन कोई ना चीज़ कहीं ना कहीं जब गड़बड़ होते जाती है तो परतें खुलती है। तो जितने लोगों ने क्राइम को इतने नज़दीक से देखा है, किया है, वो लोग भी सेफ नहीं थे। और हमने जब किताब लिखनी शुरू की थी, उस दौरान के अंदर बहुत सारी चीज़ें पता वगैरह चल रही। किताब लिखने में हमने जो लिखी थी, किताब जो अलग का नाम उसमें अलग है, तो उसके लिखने की कहानी भी ये थी कि वो किताब है जिस पे वेब सीरीज अभी बन रही है। ये किताब 80% मुंबई के कांदिवली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे लिखी गई है, और 20% दूसरी जगह पे। क्यों? जब ये हुआ है कि मैंने और मेरे को राइटर राकेश त्रिवेदी ने हमने डिसाइड किया एक दिन कि यार किताब लिखते हैं। ये स्टोरी आइडिया है कि बहुत पैसे वाले आदमी के घर के बाहर मिला, वही चीज़। और ये कोविड का दौर था, कोविड की सेकेंड वेव चल रही थी। अप्रैल की बात है, 2021 अप्रैल के आसपास, और उस दौरान में सारी चीज़ें बंद थी। आई मीन टू से ट्रेन वगैरह नहीं थी। हम कांदिवली में मिले, चूंकि हमारे गले में पट्टा होता था प्रेस का, तो हमारे मूवमेंट आसान थी। तो हम लोग मिले, हमने बोला यार लिखते हैं। अब लिखें कहाँ पे? सारे कैफेज बंद, स्टारबक्स बंद, रेस्टोरेंट बंद, ऑफिस बंद, कोई ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं मिलता था, ट्रेन ही बहुत कम चलती थी। तो मैं और वो जाते थे, और डेली हम लोग उस दौर में काढ़ा बहुत होता, तो 4 थर्मस आते थे, एक में हॉट कॉफ़ी, एक में लेमन टी, एक में काढ़ा होता था, एक में गर्म पानी। लैपटॉप लेते थे, कांदिवली रेलवे स्टेशन पे बैठ के हम लोग ने पूरी 80% जो किताब थी वो लिखी। और रेलवे स्टेशन पे बाकी सुविधाएं मिल ही जाती है, वॉशरूम वगैरह की। तो किताब हमने ऐसे लिखी, अप्रैल मई की गर्मी में लिखी, तो 80% ऐसे हो गया। फिर हुआ ये कि जून आते आते बारिश चालू हुई, बारिश में भी आप लिख नहीं सकते हो, और तब तक थोड़ा थोड़ा चीज़ें खुलनी शुरू हुई। तो कांदिवली वेस्ट में रेलवे स्टेशन के पास एक होटल था, और हम लोग देखते थे कि कपल का बाहर आना जाना शुरू था। हम बोला यार यहाँ पे कुछ जुगाड़ होगा। तो हम लोग गए उस होटल में, उस क्या कहते हैं स्लैंग में उसे हम चद्दर बदलुआ होटल कहते हैं, आप आवरली होटल भी कह सकते हैं, जापान में जिसको लव होटल कहते हैं। तो मैं और वो गए, बोला चल बारिश में कहाँ बैठेंगे। तो हम लोग गए, तो वहाँ पे 2 कपल आगे लाइन में खड़े, इतने बड़े रजिस्टर में, और वहाँ पे मैनेजर जो काउंटर पे था वो है ना, हम दोनों को देख रहा है, और वो वेटर भी हम लोगों को देख रहा है कि पहले उसके बाद उसके होटल में 2 मेल आ रहे हैं मास्क लगा के, वो मास्क का दौर तक खड़े हैं हम लोग। तो देख रहा है, उसको यकीन नहीं हो रहा। फिर हमारा आया, तो हमने बोला रूम चाहिए, कितना देख, 3 घंटा के लिए लेंगे, फिर जैसे मूडो का आगे का देखेंगे। बोला क्या करना है? बोला लिखना है। तो उसको यकीन नहीं हो रहा कि 2 लोग राइटिंग के लिए आएंगे। एक तो कपल्स के होटल में पहली बार 2 मेल को देख रहा है, तो
ऐसे यहाँ पे दिखाई दे रहा था कि हम दोनों के बारे में क्या सोच रहा है, हाँ वो क्या सोच रहा है। फिर हमने उससे लिया, उसके आगे की 20% किताब वही, बाद में उनको समझ गया। हम लोग बोलते थे भाई टेबल कुर्सी होनी चाहिए, बेड नहीं होगा तो भी चलेगा। हाँ हर 1 घंटे में एक-एक बियर बेचते रहे। हाँ तो जब बाद में उनको समझ गया, क्योंकि दरवाज़ा हमेशा खुला रहता था, वेटर हाँ, बीच-बीच में लाके करता, तो हमने बाकी 20% किताब उस चद्दर बदलू होटल में लेके रखी हम्म, और 80% किताब थी वो उस पर हुई, और उस पर भी अभी फिलहाल एक वेब सीरीज़ बन रही है। करेक्ट। संजय सर, ये जो भी कांड था, मतलब जर्नलिज्म पर्सपेक्टिव से, नॉट ऑन द बुक पर्सपेक्टिव, बट जो भी ये कांड था, क्या उद्धव सर वाज द चीफ मिनिस्टर, उनको पता था ये सब कुछ हो रहा है? नहीं, आई विल टेल यू, ये क्लासिक एग्जांपल ऐसा था। आम तौर पे हम लोग पॉलिटिशियंस के बारे में जब सोचते हैं, हमें ये लगता है कि उसका सब मास्टरमाइंड, ये अकेला चीज़ था जिसमें एनी ऑफ दिस, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप को पता ही नहीं था। ये बहुत न्यूक्लियस लेवल पे, एक पुलिस ऑफिसर के लेवल पे पूरा का पूरा कांड हुआ और उनको पता ही नहीं था। जब मामला खुल गया तो लोग जाते हैं। आमतौर पे हमारे दिमाग में पर्सपेक्टिव है कि सबसे ऊपर जाएँगे हायरार्की में तो कोई पॉलिटिशियन ही होगा। पॉलिटिकल लीडरशिप की किसी भी पार्टी को पता नहीं था। वो बाद में लोगों को पता चला, जब धीरे-धीरे एक-एक चीज़ खुलनी शुरू हुई तो उनको पता चला कि भई इतना बड़ा मामला है। बट ये एक था कि एक पुलिस वालों के, चंद पुलिस वालों की जो महत्वाकांक्षा थी, उसके चक्कर में इतना बड़ा जो कांड था वो हो गया था। सर, आपको जर्नलिज्म, स्पेशली जर्नलिज्म ड्यूरिंग सुशांत सिंह राजपूत केस, कैसे देखते हो आप? मेरे जो मैंने रिपोर्टिंग की थी, जितना मेरा नॉलेज था और जो समझ था, मुझे लगता है कि इस केस को ज़रूरत से ज़्यादा फैलाया गया। इट वाज़ अ सिंपल सुसाइड केस, ये था। पॉलिटिकल, लेकिन उस दौर में लोगों को चाहिए था, रीज़न चाहिए था। इंडिया में कुछ कहीं कुछ और हुआ था और कोविड के दौरान में उससे ध्यान डाइवर्ट करने के लिए चीज़ें थी, इसलिए हुआ। आप केस में देखिए, मुंबई पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया, पोस्टमार्टम कराया, आगे जाके सीबीआई, उसमें भी सीबीआई ने एम्स में जाके कराया दिल्ली के, वहाँ भी सेम ही ऑटोप्सी रिपोर्ट आई थी, कोई नया नहीं आया। तो ना मुंबई पुलिस को कुछ मिल रहा है, ना सीबीआई को मिल रहा है, उसके बाद उसमें ईडी कूद पड़ती है, उसको भी फाइनेंशियल का नहीं मिलता है। उसके बाद में फाइनली नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो आता है और वो करता है, फिर उसके बाद इतने ग्राम ड्रग्स मिले, इतने ग्राम ड्रग्स मिले। बॉलीवुड के अंदर ड्रग्स लेना है या कहीं और भी, ये कोई नई बात तो है नहीं ना, ये तो ओपन सीक्रेट। केपीएस मल्होत्रा एनसीबी से आते हैं और वो अरेस्ट करते हैं हाँ, ओपन, रिया ये चक्रवर्ती ओपन सीक्रेट की तरह था। तो फाइनली आप केस का पूरा ये देखिए, उसके मरने और डेथ वाली तमाम चीज़ों के का इन्वेस्टिगेशन में डाउटफुल नहीं था। फाइनली आ गया कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो आता है और वो देखता है कि भैया इसके पास ड्रग्स है, उसके पास ड्रग्स है, और उसके हिसाब से कार्रवाई करता है। ड्रग्स का एंगल था, जो लोग हुए थे जिनके पोजीशन में चीज़ें मिली थी। बट जो सुसाइड वाले में जो मैलाफाइड वाली चीज़ थी, वो मैं आखिर तक बट कहीं सर, नहीं मिला। सवाल ये उठता है जो अक्सर लोग पूछते हैं कि अगर ये सिंपल सुसाइड है हुँ। तो व्हाई सीबीआई इज स्टिल साइलेंट? सीबीआई की रिपोर्ट क्यों नहीं आ रही है सर? नहीं, सीबीआई ने ये भी तो नहीं कहा ना कितना का हाँ। टाइम हो गया है। हाँ मुंबई पुलिस के पास इन्वेस्टिगेशन था, उसने किया। सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन किया, उसको भी चीज़ें पता चली। अगर उसे कुछ भी मिलता तो एटलीस्ट चार्जशीट फाइल करके कहती ना। आपको कितना टाइम चाहिए इन्वेस्टिगेशन करने के लिए? ये मामला शायद 2020-21 का है सुशांत करेक्ट सिंह। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। हम 2024 में, 3 साल से आप ढूँढ नहीं पा रहे हो एंगल। तो तो क्या लोगों का किस तरह का पर्सपेक्टिव, इन्वेस्टिगेशन तो चलता है? लोगों का पर्सपेक्टिव ये है सर, कि बिकॉज देयर आर बिग पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व, इसकी वजह से सीबीआई डरी हुई है और वो रिपोर्ट नहीं कर रही है। इस पे आप नहीं, अगर बिग पॉलिटिशियन बहुत सारे चीज़ों, क्या हमने किसी पॉलिटिशियन को जेल में जाते हुए देखा नहीं है? रिसेंट टाइम में, पिछले 10 सालों में या 15 साल में, क्या पॉलिटिशियन अरेस्ट नहीं हुए, वो जेल में चीज़ें नहीं की? बट उसके लिए भी कुछ आपको बेसिक मटेरियल तो होना चाहिए, कहीं से कुछ तो लीड वगैरह मिले। सी एक तरह हम मान लेते हैं कि सीबीआई की अगर ढूँढ रही थी, तो उस वक़्त में अगर अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी वाले हैं, उनके खिलाफ तो उसको एक्शन लेने में झिझक नहीं थी। बिल्कुल वहाँ पर भी उसने नहीं किया, बिकॉज़ कुछ तो बेसिस होना चाहिए था। उसे कुछ तो पता चले कि भई ये सुसाइड नहीं है। ठीक है, मैं कहूँ कि मैलाफाइड है, किसी ने उसको सुसाइड के बजाय अगर मान लो हत्या की है, तो उससे रिलेटेड कुछ तो आपके पास एविडेंस एविडेंस। मिलेगा। अब 3 या 4 साल हो गए और अगर अब तक आपके पास नहीं मिल पा रहा है, तो आप कहाँ से बोलोगे कि ये सब मर्डर वाज़ अ फाउल प्ले? लेकिन जो संजय उसकी डेथ सर, थी वो फाउल प्ले। लेकिन संजय सर, उस समय आप भी एक चैनल के हेड थे, हुँ। ब्यूरो चीफ थे, एंड उस समय की जर्नलिज्म को आप किस तरीके से देखते हैं सर? क्योंकि उस समय का जर्नलिज्म जो रिपोर्टर्स ऑन ग्राउंड कर रहे थे, उसको आप कैसे देखते हैं सर? मैं ऐसे देखता हूँ कि इस तरह की चीज़ें जिस पे मैं प्राउड नहीं कर सकता हूँ। ये उस तरह की चीज़ें थी, जिस तरह से पत्रकारों ने उस दौरान में
बिहेव किया। हमको एक चीज़ देखिए, जर्नलिज्म इज़ अ हिस्ट्री रिटेन इन हरी, या मैं कहूँ कि हिस्ट्री का जो पहला रफ ड्राफ्ट है वो जर्नलिस्ट लिखता है, और उसके पास टाइम बहुत कम होता है। सर्टेन आवर्स के बीच में उसे रिपोर्ट करना, उसको डेली कुछ ना कुछ व्यूअर के लिए देना है। तो वो दौर में था, और उस दौर में वो भी अगेन कोविड वाला ही दौर था, और उसमें जिस दौरान में लोग पीछे पड़ रहे थे, और एक आध जिसकी गिरफ्तारी है, एक सेलिब्रिटी के पीछे जिस तरह से पीछे पड़ वगैरह रहे थे, मैं इसको मानता हूँ कि पूरी तरह से ये एक गलत तरीका था, इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी था, लोगों को हर्ट करने का तरीका था, और साथ में वो खुद की भी हेल्थ को जोखिम में डाल रहे थे, क्योंकि कोविड के दौर में इस तरह की चीज़ें थी। और जर्नलिज्म को खुद इसके बारे में एक्चुअली में ना आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि बहुत बार उससे जल्दबाजी में, जोश में, टीआरपी के लिए या किसी और तरह के प्रेशर के वजह से बहुत सारी गलती हो जाती है, जिसको हम सिविलाइज़ नहीं कह सकते हैं। जो जर्नलिज्म की जो आत्मा है, या जो उसका हाई स्टैंडर्ड है, उसके लिहाज से वो पूरी तरह से गलत होती है। आप सुशांत क्या सिंह कर के रहे थे कवरेज सर? के बारे में भी यही चीज़ हुई थी। तमाम चीज़ पे मतलब मैं कहूँगा कि उसमें शेर था कि उस मामले में तमाम जर्नलिस्ट इंक्लूडिंग मी, कि यहाँ से वहाँ तक हम सभी शरीके जुर्म हैं, आधे जमानत पर हैं और बाकी फरार हैं। क्वेश्चन ओवर सर, इसके आगे कुछ नहीं पूछ सकता। बट आई एम सो प्राउड ऑफ यू, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि आप ये चीज ऑन कैमरा एक्सेप्ट कर रहे हैं। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। नहीं, मैंने लिखा भी है उसमें। आपको कभी भी अपने गलतियाँ या अपने शॉर्टफॉल, देखिए जर्नलिज्म को अगर मैं कहूँ कि एक औजार के तौर, जैसे आप किसी कारीगर को मान लीजिए, उसके पास एक औजार है, वो क्या करेगा, वक्त-वक्त पे अपने औजार को चेक करेगा, उसको अपग्रेड करेगा, उसको धार लगाएगा, तभी वो आगे काम कर पाएगा। बिल्कुल। जर्नलिज्म को भी अपने आप को हर दौर के अंदर एग्ज़ामिन करते रहना पड़ेगा। आपकी गलतियाँ हैं तो आपको सुधारते रहना पड़ेगा। अब अच्छे-अच्छे बड़े-बड़े स्पोर्ट्स पर्सन हैं, उनका कुछ वीक पॉइंट निकल आता है, बाद में क्या जाके उसको डेवलप करके उस वीक पॉइंट को हराकर आगे नहीं खेलते हैं क्या? सेम में पत्रकारिता के साथ है कि उसको सबसे पहली चीज़ है कि उसे एक्सेप्ट करना चाहिए कि भाई हमने हाँ ये चीज़ की, ये गलत की, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। जब आप करोगे तो आपकी आधी प्रॉब्लम वहाँ सॉल्व हो जाती है। उसके बाद आपको सिर्फ इम्प्रोवाइज़ करना है अपने आप को। बिल्कुल सही सर। आई नो बहुत लोग बहुत कुछ सीखेंगे आज के सेशन से। एंड थैंक यू, जेन्युइनली थैंक यू सो मच सर। और रियली आई एम सो हैप्पी टू हैव यू ऑन दिस पॉडकास्ट। थैंक यू। सो दोस्तों, अब आप पूरा सुन चुके हैं। अब आप समझ पा रहे होंगे मैंने शुरू में क्यों कहा था कि मेरे पास शब्द नहीं है संजय सर को बयां करने के लिए या संजय सर का इंट्रोडक्शन करने के लिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारी फैमिली का हिस्सा बने। वो जो सब्सक्राइब का बटन है उसको दबाएं, क्योंकि संजय सर जैसे वाकई में लोग बहुत कम होते हैं जो ये पूछते नहीं हैं कि आपके सब्सक्राइबर कितने हैं। अच्छे लोगों को बुलाने के लिए या बड़े गेस्ट को बुलाने के लिए अक्सर गेस्ट पूछता है कि आपके सब्सक्राइबर्स कितने हैं। वो नंबर्स पे चलते हैं, उनको इंफॉर्मेशन क्या देनी है उस पर इतना इंटरेस्ट नहीं होता है। सो प्लीज़ मेरे को हेल्प करिए ये सब्सक्राइबर्स को बढ़ाने में। एंड सर, थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू। थैंक यू सर।